आज अमेरिका का सिक्का चलता है। डू यू थिंक वो चेंज होगा? अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से। अब वो नजर भी आ रहा है। Where does India stand इसमें? हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, उस स्पीड की तुलना में बहुत पीछे हैं। होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। डू यू फील कि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा जो पैसे कमा लेते हैं उस पर नफरत करते हैं उससे? हाँ, क्यों? बाकी लोग नहीं कमा पा रहे ना। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूंक के चल पड़ेंगे। भारत में अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने अपने शहर में सब अपने पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं, उससे पावरफुल लोग बनते हैं। अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट में मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बिकम पावरफुल? असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा, नेता उतना ही बड़ा होगा। तो डर सबसे बड़ा इमोशन है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा। डर और फिर सॉल्यूशन। जो फ्रीबीज वाली कल्चर है बड़ी खतरनाक लेवल पे आ गई। हर स्टेट के इलेक्शन में इतने प्रोमिसेस हो रहे हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी उनको हैंडल कर नहीं सकती। इंडिया में ना रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते हैं? हमें कोई क्या रोक लेगा? हम तो हम हैं। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मैं कानून से बड़ा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? Do you think globally new world order आ रहा है? तो एक आदमी थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बात कही, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब जो अगली फाइट है वो लेफ्ट और राइट की नहीं है, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं है, वो रिलीजन्स की है। Do you think democracy चैलेंज हो रही है बहुत देशों में? The Bangladesh Prime Minister has resigned. Nepal has been upended by a youthquake. Government up in flames. What will destroy first? Humanity, greed, technology, religion? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, एजुकेटर एंड ऑथर। ये हमारा उनके साथ दूसरा एपिसोड है। हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और जैसे आप एक ही इंसान के साथ अलग अलग कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, वैसे ही हमारे टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर हर कस्टमर की मल्टीपल ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। 2 व्हीलर्स और छोटे ट्रक से सिर्फ शुरुआत थी, अब उन्होंने 9 फीट, 10 फीट, 14 फीट, 17 फीट तक के ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो 1700 किलो से लेके 4500 किलो तक का सामान इजीली ले जा सकते हैं और हर साइज का सामान स्मूथ और हैसल फ्री पहुंचता है। तो अगली बार अगर आपको कुछ भी भेजना हो तो ओवरथिंक मत करो। पोर्टर के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे दिल्ली बॉम्बे के बारे में पूछा था, दिल्ली और मुंबई, तो व्हाट डू यू थिंक डिफरेंसेस क्या है मेन? दोनों सिटीज़ इंडिया में टॉप लेवल पे, एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है, यू कैन से पॉलिटिकल कैपिटल एक है, दूसरी भी समवॉट हैव सम सब्सटेंस इन द कंट्री। तो दोनों बहुत पावरफुल है बट एक्सट्रीम यहाँ के लोग अलग अलग है। व्हाट्स द रीज़न, और ये दोनों अलग अलग कैसे बनी? मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये है कि मुंबई एक तो प्रेसिडेंसी थोड़ा पहले बन गया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहा। दूसरा, मुंबई जिनसे घिरा हुआ है वो मराठा, गुजराती, ये पॉपुलेशन है, कोंकण की पॉपुलेशन है, उनके कल्चर में। और दिल्ली जिनसे घिरा हुआ है वो जाट पॉपुलेशन है, राजपूत है, सिख पॉपुलेशन है, गुजर पॉपुलेशन है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। तो इन पॉपुलेशंस ने जो अपनी कल्चर अर्जित की कई हजारों सालों में, उसका डिफरेंस। तो दिल्ली है ही नहीं, दिल्ली में तो सब लोग बाहर से ही हैं लगभग। तो दिल्ली के आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्चरल ट्रेड दिल्ली में है। मुंबई प्रेसिडेंसी बना पहले, फिर ये धीरे धीरे फाइनेंशियल कैपिटल बनने का मतलब है कि यहाँ बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे। यहाँ के लोग बाहर ज़्यादा जाएंगे। सो इन ए सेंस वी कैन से द फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई। तो दिल्ली में पॉलिटिकल क्लाउड आपको सारा मिलेगा, हर तरह की राजनीति मिलेगी, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटनिज्म अभी उतना नहीं है।
वहाँ आपको हरियाणवी, पंजाबी वो कल्चर्स आपको ठीक ठाक दिखेंगे। यहाँ भी बीच बीच में होता है, मराठी लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब। पर हाँ, अगर आपको ओपननेस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो मुंबई ज़्यादा। मुंबई। अगर आपको पावर की दुनिया देखनी है, अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है एक्टिव, तो फिर दिल्ली। आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज़ अ प्लेस। लोग जाते भी हैं अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी ज़माने में पावरफुल लोगों के साथ में थे, इसलिए। So it gets, you think that gets rewarded? Yes, not always, but sometimes. Especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा। पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे। बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नज़दीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है। फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं। वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा। आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है। और ये दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है। ट्रस्ट होना चाहिए। आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज़्यादा योग्य है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ट्रस्टवर्दीनेस में मज़ा तब है जब दोनों सेंस में हो। एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा। तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, बट ट्रस्ट ज़्यादा है। ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज़्यादा है। डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज़्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज़्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते, किसी भी फील्ड में शायद नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना है किसी के पास, भरोसेमंद है, उनके थ्रू भेजवा दिया, इतना हो जाएगा, और वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी। तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा, टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उस पोजीशन को संभाल सके, लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को। How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है। देखिए, सारा खेल इस बात है कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है। एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो। आप किसी ऐसे समाज में जहाँ पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है, जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा। ये दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए। सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी, यहाँ तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं होगा। तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है। डू यू बिलीव सो कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं,
भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी है तो केवल मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे। वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा। एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं। वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक पे कहता हूँ कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था। जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी। हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। बाकी जो पावर्स हैं, अब क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो पैसा कोई कमा सकता है, सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है, और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा, ये मैटर करता है। सो द पीपल हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स ओपिनियन, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is it true? Yes. Fame is equals to power? Fame is one of the factors for the power. Don't you think fame बहुत ही loose metric है of power? It just, I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं, आपका ये सोचना अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का। इनडायरेक्टली, सीधे ये नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना कैसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो एक रीजन ढूंढ रहा हूं मना करने के लिए। बोले सर, अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि अभी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं। आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है। बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं। बोले फिर राज्यसभा में एक स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो संसद टीवी पे देखेगा। संसद टीवी पे जितना देखते हैं लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन, अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे, जो मेरा उतना मन नहीं था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे? मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो। उनका
उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ का तो कर देंगे उसके बाद भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अब कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया आजकल। उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। केवल हंसाने से वो बात नहीं आती है। अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे शायद, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी जीत जाए, ये मुश्किल है, अनलेस कि आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ फिल्म एक्टर को भगवान माना जाता है। जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज्यादा है, वहाँ फिल्म एक्टर्स भगवान जैसे हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बात अलग है। अदरवाइज नॉर्थ में या सेंट्रल में ऐसा नहीं दिखेगा। अगर लोग आपको एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, आपकी बातें कन्विंसिंग हैं, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कोहेरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, और उनको ये भी भरोसा है कि ये पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, आपने ओपनली कह भी रखा है और आपके बिहेवियर से दिख भी रहा है कि कम से कम सोशल मीडिया में इसके ओपिनियंस पैसे पर बेस्ड नहीं होते हैं, ना दोस्ती पे बेस्ड हैं। तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप होती है, क्रेडिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि नच करने में या परसुएट करने में जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो क्रेडिबिलिटी है। किसने कहा है और जिसने कहा वो कितना क्रेडिबल है। सो इफ यू हैपन टू डेवलप ए क्रेडिबिलिटी इन द सोशल मीडिया, और फिर आप जैसे पॉलिटिक्स की बात हम करें, अगर आपकी बातों से समझ में आ जाए कि आप पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ बोल दिया कि भाई इनको वोट देना, मेरा आदमी है, ये सब नहीं। अगर आपकी बातों में गहराई है और लोगों को समझ में आता है कि किस रीजन से आप बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या फैक्ट्स हैं, तो मैंने देखा है कि असर पड़ता है। लेकिन ये भी है, आप कितना भी समझदारी से बात कर लीजिए, अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई इमोशनल मोमेंट आ गया तो इमोशंस हमेशा ओवररूल करेंगे थॉट्स को। ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि पहले लिम्बिक सिस्टम आता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, और अधिकांश आबादी लिम्बिक सिस्टम पे ही काम करती है। और परसुएशन मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है, तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पर टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। डर और फिर सॉल्यूशन, यही विज्ञापनों में है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखिए, कभी भी तुम्हारा पति मर सकता है, इंश्योरेंस लो। तो वैसे एड जिसमें एक पत्नी अपने घर के अंदर पति को आवाज दे रही है, वो जवाब नहीं दे रहा, बालकनी में गई, कुर्सी पे लुढ़का हुआ है, घबरा गई है, फिर उसको हिलाया तो वो उठ गया, और उसने पति को बहुत जोर से मारा कि ऐसे क्यों करते हो। उसका अगला सेंटेंस क्या है, ये सच भी तो हो सकता था, इंश्योरेंस। इस एड से जितना इंश्योरेंस बिकेगा वो किसी भी कॉग्निटिव एडवर्टाइजमेंट से बिक ही नहीं सकता। ट्रू। तो फियर एंड द सॉल्यूशन फॉर द फियर इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एनी कैंपेन, एनी इन्फ्लुएंस। बट डू यू थिंक फियर विल लीड टू क्रेडिबिलिटी? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। क्रेडिबिलिटी दो तरह की है, एक थॉटफुल, एक इमोटिव। इमोटिव क्रेडिबिलिटी उन लोगों की बनेगी जो डराएंगे, सॉल्यूशन के रूप में खुद को प्रेजेंट करेंगे और वैसा करके दिखाएंगे। लेकिन हर पार्टी आप देखेंगे इसी फियर पे काम करती है।
एक पार्टी कहेगी कि भाई विदेशियों से खतरा है, हम बचाएंगे। तो वो जब सत्ता में आएंगे तो उसके बाद ऐसे एक्ट पास करेंगे जिससे दिखे कि विदेशियों को भगाना चाहते हैं। एक पार्टी माइनॉरिटीज को कहेगी कि भाई तुम खतरे में, हम बचाएंगे। तो जहां वो पावर में आएंगे वहां ऐसे एक्ट बनाएंगे कि माइनॉरिटी को लगे कि हाँ हमारे फेवर की बात हो रही है। ये है इमोटिव क्रेडिबिलिटी कि आपने एक समुदाय को डराया, उससे वोट मिले, फिर आपने सत्ता में आके ऐसा कुछ कदम उठाया कि उनको भरोसा हुआ कि हाँ ठीक वोट डाला था। थॉटफुल क्रेडिबिलिटी का इससे रिलेशन नहीं है, उस पर तो ये कि आप कंसिस्टेंट बातें कर रहे हैं और इमोटिव मोमेंट्स में भी आप बह नहीं रहे, आप तब भी अपने आप को संभाल के लॉजिक की बात कर पा रहे हैं। बट उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू है, कम लोग हैं लेकिन है। डू यू थिंक इंडिया जितना बड़ा स्केल कंट्री है वहाँ पर लॉजिकल जो क्रेडिबिलिटी है वो बनती है? बहुत कम मात्रा में, मेरे ख्याल से 1-2% लोग ऐसे होते होंगे जिन पे उसका असर ज़्यादा होता होगा। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो सकता है, गोवा में कुछ हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, पुणे में हो सकता है, जहाँ बहुत बड़ी आबादी में पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर वाले हों चाहे कोई भी हो। ऐसी पॉपुलेशंस में ऐसे लोगों का इलेक्शन जीतना या जितवाना पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट इन द नॉर्मल जो हमारी लार्जर 98% जनता। हाँ, नहीं, उसमें क्या होगा कि जैसे 10-20 लाख वोटर्स हैं आपके इलाके में, तो आप 1000-2000 को प्रभावित कर लेंगे, पर उससे इलेक्शन के रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, मुश्किल है। यू नो, एक कोट है, मैं पॉडकास्ट में बहुत बार बोलता हूँ, मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा था ये, कि हिंदुस्तान में लोगों को भगवान बनाना बहुत पसंद है। हाँ। पहले वो भगवान बनाते हैं, फिर भगवान बना के आपका विसर्जन कर देते हैं। भगवान बनने का एक प्रोसेस होता है हर सोसाइटी में। हिंदू समाज में क्योंकि हमने ये माना है कि भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद के कुछ सालों में महात्मा गांधी भगवान बनने शुरू हुए, अभी वो थोड़ा सा पीछे हैं, अब डॉक्टर अंबेडकर भगवान बनने के प्रोसेस में है। तो जब कोई आबादी किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को, हिस्टोरिकल मतलब जो बीत गया नहीं, जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ये मान लेती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ऊपर था, तो धीरे धीरे उसको सेक्रेड मानने लगते हैं और वो भगवान बनने लगता है। बुद्ध ने तो भगवान को नहीं माना था, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पर बुद्ध खुद भगवान बन गए और बुद्ध की मूर्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जबकि वो विरोध में थे मूर्ति पूजा के, तो बुद्ध को भगवान बनाया गया। जैन लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन महावीर उनके लिए भगवान महावीर है। हालांकि भगवान शब्द का मतलब थोड़ा सा अलग है वहां पर, क्योंकि इंसान भी क्या करे, जब वो देखता है कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत महान है, उसका मन नहीं करता ये मानने का कि वो हमारे जैसा है, उसे थोड़ा अलग पेडेस्टल बैठना जरूरी हो जाता है, तो फिर वो एक ही शब्द बचता है कि भगवान कहते हैं। ओशो रजनीश के भक्तों ने भी उनको भगवान जैसा बनाया। ओशो शब्द का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। तो ये होता है। अब जो हमारे हिंदू समुदाय के, दक्षिण पंथी समुदाय के लोग हैं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को आगे चल के भगवान का दर्जा देने लगे। ये होता है, हर समाज में होता है। जैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में किसी बड़े फिल्म स्टार का भगवान बन जाना बहुत आसान है। मैंने मंदिर देखे वहां पर। मुंबई में भी, हाँ, मुंबई में मैंने सुना है कि एक मंदिर शायद अमिताभ बच्चन का बन गया है या बनने के प्रोसेस में था। हाँ, मैंने दक्षिण भारत में मंदिर देखे हैं, एक्टर्स के मंदिर देखे हैं, प्रॉपर मंदिर है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये जो गॉडिफिकेशन है, ये हर जगह इक्वल नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में इसकी संभावना काफी कम है। जो समाज थोड़ा ज्यादा शुष्क होगा, ड्राई होगा, वहां संभावना कम होगी। जहाँ लोग बहुत इमोटिव होते हैं वहां ज्यादा होता है। व्हाट मैं ऑल्सो थोड़ा अगर लूज फ्रेम करें भगवान को, व्हाट आई मेंट कि एक तरीके से उन्हें सारे प्रिंसिपल से दूर देखा जाता है कि ये तो इंसान बड़ा ही है। हमारे इसमें क्रिकेटर्स के साथ भी होता है, सोशल मीडिया स्टार्स के साथ भी कहीं कहीं सेक्टर्स में हो रहा है। तो क्यों कुछ लोगों को ऐसे बनाया जाता है एंड क्यों वो डूबते जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार टॉप पे आ गए, 1 के बाद फिर नीचे क्यों आते? मतलब इसमें 2 फैक्टर्स मैं सोच पा रहा हूँ। एक तो ये है ही जो आप भी कहना चाह रहे हैं, क्या होता है कि हम एक ऐसे समाज में जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कोई एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है या सफल होता है, तो बहुत लोगों की संभावना खत्म करके होता है। डू यू फील कि अपनी कंट्री में जो पावरफुल लोग होते हैं
लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं देन जो ज़्यादा प्रिंसिपल्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर पावरफुल है और शो ऑफ प्रदर्शन है तो आप फॉलो करना चाहोगे, भले वो थोड़ा ख़राब हो तो भी चलेगा। फिर देखना पड़ेगा कौन कर रहा है, क्योंकि भारत एक कंट्री ऐसे हम नहीं मान सकते। बट मेजॉरिटी भारत के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं ना, बहुत तरह के लोग हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई सिंगर है जो थोड़े हल्के और अश्लील किस्म के गीत गाता है और उससे बहुत फेमस है, तो जेन जी, जेन अल्फा, छोटे शहरों के बच्चे उसके दीवाने हो जाएंगे। सामान्य सी बात है, बहुत दीवाने हो जाएंगे। इतना इन्फ्लुएंस होगा कि वो कुछ कहेगा तो कुछ कर बैठेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन वही सिंगर अगर कुछ मैच्योर लोगों की महफिल में जाके वैसा गीत गाएगा तो मेरे ख्याल से कोई उससे प्रभावित नहीं होगा। कुछ लोग उसको हिकारत की निगाह से भी देख सकते हैं। और मान लीजिए कि वो लोग थोड़ा परेशान थे, बोर हो रहे थे, तो हो सकता है डांस कर ले उसके साथ, उसके धुन पे उठेंगे, डांस करेंगे। लेकिन उसके थॉट्स को साथ में लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो इम्पैक्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स बहुत आसान नहीं है। कोई सिंगर है, बहुत अमीर है, बहुत मतलब महंगी चीजें पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, और पैसा दिखता है कि उसने कितना कमाया है। कई बार लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, साथ में छिड़क भी रहे होंगे, लेकिन मन में एक दुख लेके कि भाई थोड़ा विनम्र भी तो हो सकते थे। तो कोई आपके साथ डांस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर चीज से डांस कर रहा है। वो कुछ रिजर्वेशंस लेके भी डांस कर सकता है, कुछ नाराजगी के साथ भी कर सकता है। जनरली जैसे जैसे मैच्योरिटी और उम्र का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे इन चीजों का असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, संभावना कम हो जाती है। हाँ, बच्चों पर या जो लोग जीवन भर थोड़ा पिछड़े रहे, सफल नहीं हो पाए, जिनको अपना दुख मिटाने के लिए एक नशा चाहिए होता है, वो नशा आप कुछ देर के लिए बन सकते हैं किसी के लिए। तो फिल्म भी कभी कभी नशे की तरह काम करती है ऐसे लोगों के लिए। जैसे जैसे किसी देश में अमीरी बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे थॉट्स के लेवल पर इन टेंडेंसीज का इम्पैक्ट कम होना लाजमी है। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। गलत फैसले सब करते हैं, उनसे भी होते हैं। आप कितने भी समझदार हो, कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। क्योंकि इनपुट्स हो सकते हैं कभी कम मिले हों, उन इनपुट्स के बेस से फैसला करना है। जैसे कोविड के समय अब वैक्सीन सबको लगाएंगे तो भी रिस्क है, क्योंकि टेस्ट पूरा नहीं हो पाया, खतरा है। लीडर हैज टू टेक ए डिसीजन, है ना, तो डिसीजन लेना चाहिए। असली बात है कम्युनिकेशन, आपने कैसे कम्युनिकेट किया। जैसे हम अपने देश की बात करें, जिस दिन वैक्सीन लगनी शुरू हुई, मोदी जी खुद एम्स गए, वैक्सीन लगवाया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मेरी उम्र 70 साल है या उससे ज्यादा, मैं खुद वैक्सीन लगवा रहा हूँ, आप तो छोटे हो, क्यों डरते हो। कम्युनिकेशन है। महात्मा गांधी गरीब लोगों के साथ दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आपका ही एक व्यक्ति हूँ। उन्होंने कमर के ऊपर कपड़े पहनने बंद कर दिए कि जिस देश में लोगों के पास कपड़े नहीं है, मैं क्यों कपड़े पहनूं भाई। नमक जैसा मूवमेंट लेके एक लंबी यात्रा निकाली, दांडी यात्रा, नमक जो हर आदमी की जरूरत है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा, नेता उतना ही बड़ा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी पर चलने में भी कुछ गलतियां होती हैं, उसके लिए सॉरी नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं, राइट विंगर हैं, क्रिश्चियन वाइट्स उनका मेन वोट बैंक है। अगर क्रिश्चियन वाइट के फेवर में कुछ कहते हुए कोई दंगा बंगा हो गया, 1-2 लोगों की जान चली गई उसमें, वहां सॉरी नहीं बोलना है। वो तो आइडियोलॉजी है हमारी, और वहां लोग चाहते हैं कि नेता बहुत मजबूत रहे, बिल्कुल घबराए हुए ना देखे, माफी ना मांगे। लेकिन अगर वही डोनाल्ड ट्रंप किसी छोटी मिस्टेक पर, पर्सनल लेवल पर कोई सॉरी बोल देंगे और मीडिया में दिखा देंगे, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। मैं तो हम्बलनेस कि ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज वेरी हम्बल। अपनी आइडियोलॉजी के मामले में सॉरी बोलने से बचना होता है। किसी और मामले में, जैसे ट्रंप जा रहे हैं कहीं, किसी के ऊपर पैर गलती से रख दिया, तुरंत उसे सॉरी बोल दिया, वो अलग। हाँ, आइडियोलॉजी पर नहीं,
क्योंकि आइडियोलॉजी पे सॉरी बोल दिया तो फिर जनता में विश्वास खत्म हो जाएगा। बाकी किसी मामले में सॉरी बोल दीजिए। बट सोच समझ के, मानो आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन सोच समझ के आपने एक डिसीजन लिया जो शायद गलत हो गया, आपको दिखा साल भर बाद उसका इम्पैक्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो आइडियोलॉजी पे टिका हुआ था तो सॉरी नहीं बोलेंगे उस पर। किसी और मामले में था, हाँ, बोल दीजिए। बट कोर मैनिफेस्टो, कोर आइडियोलॉजी नहीं थी स्टिल। जैसे क्योंकि आपने ट्रम्प का एग्जाम्पल लिया, मान लो कि उन्होंने कुछ इलॉन के साथ कर दिया, इंडिया के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, गलत डिसीजन था, लेट्स मूव ऑन, आगे कुछ करते हैं। वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। बहुत सारे ट्रम्प बहुत अथॉरिटेरियन किस्म के आदमी है, तो वो नहीं बोलेंगे, उनके स्वभाव की बात है। पर मेरा ख्याल है, डू यू थिंक एनी लीडर बोलता है? ओबामा बोल देते, बराक ओबामा होते, गलती हो जाती, जरूर बोलते गलती हुई मुझसे, और बोल देना चाहिए। और इसलिए ओबामा के वोटर्स को दिक्कत भी कम होगी इस बात से, ट्रम्प के वोटर्स को दिक्कत भी ज्यादा होगी इस बात से, क्योंकि ट्रम्प के वोटर्स भी ट्रम्प जैसे हैं, ओबामा के वोटर्स भी ओबामा जैसे हैं। तो वोटर की नेचर में भी तो अंतर आता है ना। फेयर। सो यू आर टेलिंग, डू यू थिंक जो आपकी पुरानी बात थी, आपने जो बताई, इमोटिव, जो फियर बेस पे, सोल्यूशन बेस पे जो लीडर्स बनते हैं, वो सॉरी नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लॉजिकल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे जो होते हैं, शायद वो बोल देंगे। बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। और इस पर एक बहुत रिसर्च अमेरिका में हुई है, मैंने हाल ही में जिक्र किया कहीं। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करेंगे ये भी आप डिसाइड नहीं करते हैं, आपका आईक्यू करता है। रिसर्च है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के आईक्यू को स्टडी किया गया, कई हजारों के स्टडीज में, और पाया गया कि एक सर्टेन आईक्यू के रेंज में जो व्यक्ति हैं, उनकी 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि रिपब्लिकन पार्टी ही चूज करेंगे, और एक दूसरे सर्टेन आईक्यू पे हैं तो आप डेमोक्रेट पार्टी ही चूज करेंगे। और फिर अगर आप एक स्पेसिफिक आईक्यू पे हैं तो आपको माफी बुरी लगेगी, एक दूसरे आईक्यू पे अच्छी लगेगी, ये भी लिंक बनता है उसके साथ। फिर इंडिया में ज्यादा क्या चलता है, फियर, लॉजिक? इंडिया में भी कई जगह अब वो लेफ्ट राइट का अंतर बचा भी नहीं है। लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो बीजेपी राइट में है, लेकिन वो हर महिला को पैसा दे रही है ताकि इक्वालिटी जैसा कुछ दिखे। लेफ्ट में अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी को अगर मान लें तो वो मंदिरों में जा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, क्योंकि उनको भी धार्मिक होती हुई आबादी को रिझाना है। तो लेफ्ट और राइट अभी बड़ा कन्वर्जेंस की स्थिति में है, इसलिए बहुत मुश्किल है कोई जजमेंट करना। डू यू थिंक ग्लोबली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? डू यू थिंक ये जो चल रहा है होगा ऐसा? मुझे ये लग रहा है कि राइट विंग की पॉपुलैरिटी इस समय दुनिया भर में ज़्यादा है, और अभी मुझे नियर फ्यूचर में ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज से करीब 20-25 साल पहले एक थियरी आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सैमुअल हंटिंगटन नाम के एक थिंकर ने कहा था। दरअसल उसके थोड़ा और पीछे जाएं तो एक आदमी थे, फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बात कही, एंड ऑफ हिस्ट्री। जब सोवियत संघ का पतन हुआ उसके पहले क्या था कि अमेरिका कैपिटलिज्म के फेवर में था, यूएसएसआर सोशलिज्म कम्युनिज्म के फेवर में था। बहुत डिस्प्यूट रही करीब 50 साल तक कि कौन सफल होगा, लेफ्ट या राइट। 1989 से 1991 के बीच में यूएसएसआर खत्म हो गया और यूएसएसआर का इम्पैक्ट भी खत्म हो गया। उसी समय ये सब अलग कंट्रीज बने, रशिया और यूक्रेन में, पहले ये सब यूएसएसआर का पार्टी थे। तो फुकुयामा जैसे लोगों ने उस समय कहा कि अब हिस्ट्री खत्म हो गई है, एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री, यानी लिबरल डेमोक्रेसी इज द फ्यूचर, परमानेंट फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन तब हंटिंगटन जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, अब जो अगली फाइट है वो लेफ्ट और राइट की नहीं है, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं है, वो रिलीजन्स की है। और तब उन्होंने कहा कि अब जो क्लैश है वो सिविलाइजेशंस का है, और घुमा फिरा के कहा कि अब जो अगली फाइट्स हैं वो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम दुनिया भर में दिखेगी। धीरे धीरे हमने ऐसा देखना शुरू किया कि अब उसे इस्लामोफोबिया कहें या जो भी कहें, लेकिन ऐसा पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, इटली हो, कुछ हद तक और देशों में भी, भारत में भी, ये वो कंट्रीज हैं जहां मेजॉरिटी नॉन इस्लामिक है, और इन सब कंट्रीज में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि जो इस्लाम के इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने हमारी बेसिक कल्चर को
खराब किया है या परेशान कर रहे हैं या खराब कर देंगे, ये फियर है। ये फियर जैसे जैसे बढ़ेगा राइट विंग और मजबूत होगा। और ग्लोबलाइजेशन में और सोशल मीडिया के पॉपुलर होने में सोशल मीडिया का असली इम्पैक्ट ये है कि पहले मीडिया बहुत कंट्रोल्ड हाथों में था। सरकारें तय करती थी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब सरकारों के हाथ से बात निकल गई है। इंग्लैंड में अभी जो एक दो राइट कंजर्वेटिव लोग हैं जिन्होंने भी एक मूवमेंट किया, पिछले 15-20-25 दिनों में काफी मूवमेंट्स हुए हैं वहां पर, उस पोस्ट की ट्विटर पे जो उनका वीडियो और पोस्ट है उसकी पॉपुलैरिटी किसी भी ब्रिटिश पीएम लेवल के व्यक्ति से बहुत ज्यादा है, कोई आसपास भी नहीं है। उधर से एलन मस्क उसको फेवर कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका में कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट बड़ा चर्चा में रहा कि एक ब्लैक आदमी ने एक बस के अंदर एक यूक्रेन की छोटी सी 20 साल की बच्ची को, वाइट लड़की को चाकू मार के खत्म कर दिया। वो बच्ची वैसे बैठी हुई थी, उसके पीछे वो बैठा हुआ, तो कोई परिचय भी नहीं था। उसके मन में या तो मेंटली अपसेट रहा होगा या कोई नफरत पहले से भरी होगी वाइट्स को लेकर। उस बस में 5-6 ब्लैक्स बैठे हुए थे अलग अलग सीट्स पे, किसी ने कुछ किया भी नहीं और जब तक सोचते भी वैसे भी उसने मार दिया था। 3-4 चाकू गर्दन में मारे, उसकी मौत हो गई। अब मामला ये था कि वो बच्ची यूक्रेन से अमेरिका आई थी 1 महीने पहले ही कि वहां रिस्क है, यहाँ मैं सेफ रहूंगी। इमिग्रेंट बन के आई थी, लीगल इमिग्रेंट बन के आई थी, वहां उसका मर्डर हो गया। अब वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ अमेरिका में, एलन मस्क ने उसको शेयर किया, बार बार शेयर किया। लगभग उसी समय जो मिस्टर कर्क थे उनका वहां पर मतलब मर्डर हुआ। वो भी फार राइट वाले आदमी थे, प्रो क्रिश्चियनिटी। इन दोनों इंसिडेंट्स ने एक ऐसा माहौल बना दिया वहां पर। अब ये दोनों इंसिडेंट्स किसी और दौर में होते, ये टीवी पे खबर आती ही नहीं, अखबारों में भी ये बहुत संभल के आता, क्योंकि सरकार इतना कंट्रोल कर लेती है, कम से कम कहती कि सेंसिटिव बात है, थोड़ा बचिएगा। सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल है नहीं, और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि कंट्रोल होना चाहिए। अभी वो ट्रांजिशनल फेज है, धीरे धीरे कंट्रोल्स डेवलप होंगे। अब आप छिपा नहीं सकते। अब ये खबर एक एक वाइट व्यक्ति के फोन में इतनी बार दिखेगी कि जब इलेक्शन होगा तो उसका दिमाग उस पर रहेगा। अभी जो वहां पर 2-3 गवर्नर्स के इलेक्शंस हुए, हमने देखा कि वहां डेमोक्रेट पार्टी जीती है ज्यादा मात्रा में। एक तो वो उन प्रांतों में जीती है जहां पहले से भी उन्हीं की बादशाहत रहती भी है। दूसरा, ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर वहां लोग बहुत सारे परेशान भी हैं, नाराज भी हैं, तो शायद उसका भी एक रिएक्शन माना जा सकता है। बट अदरवाइज जब जब मेजर मूवमेंट्स होंगे, मेजर इलेक्शंस होंगे, ऐसी वीडियो क्लिप्स बड़ा रोल प्ले करेंगे। और ये भारत में भी होता है। यानी ये ग्लोबली इसमें जैसे आज अमेरिका का सिक्का चलता है, सब जो अमेरिका बोलती है दे लीड द टॉप ऑर्डर इन द वर्ल्ड, बट अब अमेरिका में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस बात का बहुत सारे देश हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डू यू थिंक वो चेंज होगा जहाँ अमेरिका की लोग बात मानते हैं अमेरिका विल कम डाउन टू 3 प्रॉबेबली ईस्ट वर्सेस वेस्ट? प्रॉब्लम्स तो अमेरिका में पहले भी थी, अब दिखनी शुरू हो गई हैं। प्रॉब्लम्स तो हमेशा थी। डू यू फॉलो रे डालियो? पता है वो? नहीं, मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। क्या है रे डालियो? बिलियनर हैं अमेरिका में, बिग hedge fund managers, very very influential finance person. अच्छा, हाँ समझ गए। उनकी एक पीछे किताब लिखी, तो उन्होंने लिखी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब खत्म होने वाला है अमेरिका वाला, तो वो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड देन उसमें उसी के बेसिस पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बनाई। अभी ब्लैक रॉक अपना बता रहा है कि इंडिया ही बढ़ेगा, JP मॉर्गन अपना स्टोरी बना रहा है। डू यू फील दैट चाइना, बड़े भाई अमेरिका में, हाँ मेरे एक बड़े भाई अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजा था वो रेफरेंस, मैंने पढ़ा था, नाम भूल गया था। ओके, देखिए मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं तो ये मान के चलिए कि दुनिया में कुछ भी स्थिर तो है नहीं, स्थायी तो है नहीं। अमेरिका की बादशाहत अगर हम देखें तो मुश्किल से पिछले 100 साल की ही है। उसके पहले तो यूके ज्यादा बेहतर स्थिति में था ही। यूके के हाथ से बहुत सारे देश निकले 20th सेंचुरी की शुरुआत में। उसी दौर में अमेरिका ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल होना शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, बाद में अमेरिका शामिल हुआ। जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना ही लिए थे, और जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि बम गिराना ही गिराना है और हम 2 शहरों पे गिराएंगे, उन बमों के गिरने के बाद पूरी इक्वेशन चेंज हो गई।
इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी में वो बम बनाने की संभावना ज़्यादा थी अगर वो यहूदियों से नफरत ना करता, क्योंकि ओपनहाइमर भी, आइंस्टीन भी, ये सब जर्मन लोग थे, यहूदी लोग थे जो भाग के बेचारे अमेरिका गए थे, पर तो बना ही लेता। यूएसएसआर के पास भी संभावना ठीक ठाक थी, पर यूएसएसआर में भी क्योंकि जर्मन लोगों के पास वो तकनीक थी तो बहुत भरोसा उन्होंने भी किया नहीं उस समय। जिस भी वजह से हुआ, ना जर्मनी ना यूएसएसआर बम बना पाया, अमेरिका ने बनाया और गिरा दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट एक तरह से माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि अमेरिका बादशाह बन गया। उसके बाद जितने समझौते हुए, वर्ल्ड बैंक बनने की बात हो, आईएमएफ बनने की बात हो, उन सब में अमेरिका की हिस्से ज्यादा रही। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेरिका पावरफुल था। यूएसएसआर ने बहुत कोशिश की। 1945 से 1990 तक लगता रहा कि कौन जीतेगा इनमें से। वियतनाम का युद्ध हुआ जिसमें वियतनाम सामने था, पीछे से यूएसएसआर लड़ रहा था, अमेरिका नहीं हरा पाया वियतनाम को। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में ऐसा लग रहा था कि अब तो न्यूक्लियर वॉर हो ही जाएगा, पर बच गया मामला उस समय भी। अगर ये दोनों चलते रहते तो बैलेंस बना रहता। यूएसएसआर गोरबाचेव के आने के बाद अंत में 1989 के आसपास खत्म होना शुरू हुआ। जैसे वो खत्म हुआ तो लोगों ने मान लिया कि अब दुनिया यूनिपोलर हो गई है, अब एक ही पावर है, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। पर दुनिया ऐसे चलती छोड़ना है। दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में कोई एक कब तक चलेगा? कंपटीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कई लोगों को लगा हम कैसे कंपटीशन दें। यूएसएसआर से अलग हुई कंट्रीज ने CIS बनाया, पर वो बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो यूरोप को लगना शुरू हुआ, तो EU बना। EU एक सेंस में पॉन्ड, मतलब जो इनकी यूरो करेंसी है, उसको पॉपुलर करने का और एक कलेक्टिव पावर बनाने की कोशिश थी कि अमेरिका को टक्कर दे सके। ब्रिक्स एक नया प्लेटफॉर्म बना जिससे अमेरिका बहुत नाराज इस समय रहता है। भारत जैसे देशों ने भी कोशिश की ही है। चाइना अंदर ही अंदर बहुत ताकत लगा रहा था, और अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। येलो पेरिल एक कॉन्सेप्ट चलता है। अमेरिकन पॉपुलेशन को, वाइट पॉपुलेशन को ये लगता है कि चाइना एक दिन हमें हरा देगा। येलो, वो जो मंगोलाइट्स की पॉपुलेशन है उसको येलो बोलते हैं। कॉकेशॉइड्स वाइट हैं जो अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप में हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो अफ्रीका में हैं। भारत में जो है वो किसी एक स्पेसिफिकली नहीं आते, वो बहुत सारे मिक्सिंग वाली बात मानी जाती है। 1920s की एक बहुत फेमस केस स्टडी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। लैपियरे नाम का आदमी था, उसने इसी पे स्टडी की। अमेरिका में करीब 250 रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में एक चाइनीज कपल को अपने साथ लेके गया कि हम खाना खाएंगे और रहेंगे भी। किसी ने मना किया नहीं, एक आदमी मना किया। बाद में उसने सबको चिट्ठी लिखी, उन्हें सबको, कि हम एक कंपनी है, चाइनीज हमारे पास आते हैं लोग, हम चाहते हैं कि आपके पास आपसे डील कर लें, उनको लाएंगे, खाना खिलाएंगे, रखेंगे आपके पास। 93% अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ, लोगों ने मना कर दिया कि हम चाइनीज लोग से नफरत करते हैं। वो स्टडी इस पे थी कि जब आप किसी से नफरत करते भी हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो आपका बिहेवियर वैसा नहीं होता है। देयर इज अ गैप बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। वो इसी पे स्टडी थी। लेकिन उस समय भी स्टडी चाइनीज कपल पे ही क्यों की गई? क्योंकि येलो पेरिल का कॉन्सेप्ट अमेरिका में इतना पॉपुलर है, उन सबके मन में खौफ है कि हमारी बादशाहत को खत्म करेगा चीन। तब से बहुत पुराना है। अब वो नजर भी आ रहा है। ये सही है कि अभी अमेरिका बहुत आगे है, चाइना उसके बहुत नजदीक नहीं है अभी, लेकिन ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। जैसे AI की दुनिया में, मतलब अगर GPUs उनको ठीक से मिलने शुरू हो जाएं, चाइना को, जो अभी नहीं मिल रही, क्योंकि GPUs बनाने वाला आदमी बाई चांस ताइवान से ताइवानीज अमेरिकन है, ताइवान चाइना में अपने आप में एक झगड़ा चल रहा है, तो चाइना के लोग थोड़े उसमें परेशान हैं। लेकिन कब तक होगा? कहीं ना कहीं क्वांटम चिप्स बन रही हैं अभी। गूगल की जो विलो चिप आई है, ऐसी और चिप्स आएंगी, चाइना बना ही रहा होगा। जिस दिन वो चिप्स बन जाएंगी, कब तक रोकेंगे? और मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में, रोबोटिक्स में, AI में चाइना ने जो स्पीड दिखाई है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका टॉप पे रह नहीं पाएगा। 10, 20, 25 साल शायद अभी रहेगा, उसके बाद नहीं। और फिर कॉम्बिनेशन है ना, चाइना, रशिया, इंडिया अगर सच में एक हो जाए, मिल जाए, फिर क्या बचेगा? Do you think होगा? ये मिलेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों?
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा ना। रशिया पहले चाइना से बहुत ऊपर था, अब रशिया चाइना के सामने छोटा हो गया है। वो जो अहंकार होता है कि हम बड़े थे, बहुत आसान नहीं होता। पुतिन भी तो ह्यूमन नेचर भी तो एक चीज इसमें है ना। पुतिन ट्रम्प के सामने छोटा बनने को तैयार नहीं है, वो इनके सामने कैसे छोटा बनेगा। तो नेताओं की अपनी ईगो, सभ्यताओं की अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। फिर पड़ोसी देशों में जो चाणक्य ने कहते हैं, चाणक्य के नाम से बहुत फेमस ये बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा ही होगा कि पड़ोसी देश स्वाभाविक शत्रु होता है, पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र होता है। तो इंडिया अफगानिस्तान स्वाभाविक मित्र हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान शत्रु हैं, पाकिस्तान भारत शत्रु हैं, पाकिस्तान चाइना मित्र हैं, इंडिया चाइना शत्रु हैं, इंडिया रशिया मित्र हैं। हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन जनरली इसको माना जाता है। तो बहुत लंबे समय तक इंडिया चाइना या चाइना रशिया दोस्त बने रहेंगे, मुझे डाउट है इस बात पे, मुश्किल है। Where does India stand इसमें, the entire situation? हमारा क्या होगा? मतलब देखो, एक देशभक्त होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कहूँ कि हमारी जैसी तो बात किसी में है ही नहीं। पर सच ऐसा है नहीं। दुख की बात है कि सच ऐसा नहीं है। हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, उस स्पीड की तुलना में बहुत पीछे हैं। हम डेवलपमेंट में पीछे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो तो है ही, स्पीड में ही बहुत पीछे हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हम 50 हैं, चाइना 100 है, तो चाइना एक साल में 100 से 110 हो रहा है, पर हम 50 से 60 नहीं हो रहे, हम 50 से 55 हो रहे हैं। तो गैप अभी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में, AI में बहुत सीरियस वेंचर्स हमारे यहाँ अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हम एक युद्ध से निकले हैं, उसके बाद भी डिफेंस टेक, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिफेंस टेक में अच्छा काम कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। वो लोग IIT से पढ़े हुए हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो जो फाउंडर्स वाली कल्चर है, स्टार्टअप वाली, उसी कल्चर के लोग हैं, मेरे अच्छे दोस्त, तो मेरी बातें होती हैं उनसे। बहुत निराश हैं कि कम से कम एक युद्ध से निकलने के बाद जितने शिद्दत से काम होना चाहिए उतना अभी नहीं हो रहा है। मुझे दुविधा भी होती है कि जब सरकार नेशनलिज्म को इतना बड़ा विषय मानती है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो सकता है कि पॉलिसी नेताओं के मन में बनती हो लेकिन वो एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस बहुत लंबा हो। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी होने से भी दिक्कतें हैं। चाइना कोई बेनिफिट तो है, इतना बड़ा देश दुनिया में जहां फेडरलिज्म भी एग्जिस्ट ना करता हो, सेंट्रल स्टेट के झगड़े नहीं है, इलेक्शन की चिंता नहीं है, पावर सेंट्रलाइज्ड है। भारत में तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कम से कम सेंट्रल लीडरशिप को हर 3-4 महीने में किसी राज्य के इलेक्शन मैनेज करने हैं, वहां जीतना है। मैं इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थक हूँ। मतलब मैं इसलिए समर्थक नहीं हूँ कि बीजेपी कह रही है, मैं इसलिए समर्थक हूँ कि इससे थोड़ा सा पॉलिसी पैरालिसिस वाला मामला खत्म हो जाता है। तो हाँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है डेवलपमेंट की उस पेस को मैनेज करना जो चाइना के पास हो सकती है। पर चाइना बनने के प्रोसेस में खतरा है कि नॉर्थ कोरिया भी तो बन सकते हैं। ह्यूमन लिबर्टी की अपनी वैल्यू है, डेमोक्रेटिक चॉइसेस की अपनी वैल्यू है, देश के लोग अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सांस खुल के ले सकते हैं, उसकी अपनी वैल्यू है। तो अमेरिका जैसे लेवल पे आने के बाद आप डेमोक्रेसी के साथ बहुत डेवलप कर जाएं, ये तो संभव होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने के दौरान कभी कभी डेमोक्रेसी की वजह से स्पीड कम हो सकती है। एक्सेप्शन है, जैसे केरल एक एक्सेप्शन माना जाता है। अमर्त्य सेन की स्टडी ये कहती है कि केरल ने HDI के लगभग सारे फैक्टर्स में चाइना के लगभग किसी भी प्रांत से बेहतर परफॉर्म किया है, जबकि केरल में डेमोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी हमेशा नुकसान करती है, लेकिन डेमोक्रेसी में खतरा होता है कि जब इमोशंस ओवर प्ले करते हैं तो कई बार रियल मुद्दे, डेवलपमेंट, गरीबी, वो सब पीछे हो जाते हैं। और वो अजीब तरह के फियर्स, जो फियर साइकोसिस है, कोई दूसरी कास्ट मुझे परेशान कर देगी, रिलीजन परेशान कर देगा, इस भाषा के लोग मुझे बाहर निकाल देंगे, ये फियर्स हावी हो जाते हैं और फिर डेवलपमेंट पीछे चली जाती है। ट्रू। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, डू यू थिंक डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है बहुत जगह, बहुत देशों में? ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं।
जैसे लाइक नेपाल में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े थोड़े भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए थे, यूके में बीच में कुछ हुआ, फ्रांस में भी हालत खराब हुई। नहीं, इसको डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है इस रूप में मैंने जो करंट जो भी लीडरशिप है वहाँ पे केओस होते जा रहे हैं हर कंट्री में, एक साथ बहुत सारा केओस। उसकी 2-3 वजह है। एक तो सोशल मीडिया, पहली बार मैंने कहा ना, पहले बातें होती थी, लोगों के बीच में हुई बातें, वही बातें खत्म हो गई। सोशल मीडिया ने एक नए सर्कल को इतनी ताकत दी है जितनी पहले कभी थी नहीं। उससे भी नहीं पता इससे क्या करना है, बस पावर आ गई उसके पास अचानक। तो सरकार से नाराज होना नॉर्मल बात है, सरकारों से लोग नाराज होते हैं, हर देश में होते हैं, बट पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दे रहे हैं। वो इसलिए कि उन देशों की सरकारें बहुत ताकतवर नहीं थी, उन देशों के सिस्टम बहुत ताकतवर नहीं थे, छोटे देश हैं। नेपाल एक छोटा देश है और नेपाल में जो यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, कुछ नए नेता उसमें बन गए हैं। उन नए नेताओं ने जब कहा विरोध करने के लिए तो पूरी जनता, जेन जी सड़क पे आ गई, जेन अल्फा भी सड़क पे आ गई, वो छोटे बच्चे भी थे उसमें। जब पावर आती है, हमें कई बार समझ नहीं आता कि अब करें क्या इसका। भीड़ इकट्ठी हो गई है, कुछ करने को है नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो आग लगा देते हैं। उन 100, 200, 500 में से एक ने कहा होगा आग लगाने के लिए, कईयों के मन में आया होगा कि नहीं लगाना चाहिए। पर भीड़ के जो मनोविज्ञान की खास बात है, उसमें जो बुरे लोग हैं बहुत मुखर होते हैं, अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। एक शायर का शेर है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। कई लोग चाहते हैं कि आग ना लगाएं, पर वो बोल नहीं पाते, कहीं हमें ना लगा दे आग, भाई ये गुस्से वाले लोग हैं। फिर उनमें से 1-2 उत्साही लोग आग लगाएंगे, बाकी हुड़दंग करेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने देश का कितना नुकसान कर दिया है। एक और बिल्डिंग जला देंगे, राष्ट्रपति भवन जला देंगे, संसद जला देंगे, म्यूजियम जला देंगे, क्योंकि गुस्सा है, कुछ करना है। लिम्बिक सिस्टम काम नहीं कर रहा उनका, बेसिक सी बात यह है, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, तो कर दिया। सरकार भाग गई, जो मंत्री मिला पिटा, उसकी जान जाते जाते बची, सब भाग गए। अब वो सोच रहे हैं कि करें क्या। वो तानाशाही नहीं चाह रहे थे। जो पुराना राजा है ज्ञानेंद्र, उसकी तरफ से कोशिश थी कि वो फिर से राजा बन जाए, राजशाही आ जाए, उसे किसने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जस्टिस जिस पे उनको भरोसा था, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया या जो भी सचिव बनाया, और कहा कि आप इतने टाइम में, 1 साल में नए इलेक्शन करवा के नए सिस्टम डेवलप कर दीजिए। यही बांग्लादेश में हुआ। वो भी यूथ था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा, उनको अपने सरकार के कुछ फैसलों से दिक्कत है। सरकार से भी गलती कई बार होती है, वो समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते कि जनता कितनी नाराज है। छोटे देशों को स्पेशली ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए, जिससे जनता नाराज होती है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यही श्रीलंका में हुआ। पर इससे ये निष्कर्ष निकालना कि लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। इन सब देशों में लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, लेकिन सरकार बदलने के पक्ष में थे। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि भारत में ऐसा होने वाला है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला। फ्रांस छोटा सा देश है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास सोशल मीडिया है, तो रिस्क हो सकता है। पर वहाँ सरकारें बदलती हैं, वहाँ ये नहीं होता कि जनता चढ़ गई। वहाँ ये कि विरोध होता है, सरकारें बदलती हैं, बार बार वहाँ के प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति स्टेबल है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी वहाँ चैलेंज नहीं है, केवल पीएम चेंज हो रहे हैं। क्यों ऐसे लोग इतने क्यों इम्पेशेंट हो गए कि उनकी टर्म का भी मौका नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर्स को? अभी हटाओ। प्राइम मिनिस्टर की फिक्स टर्म नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर की टर्म का सिंपल मतलब है जब तक लोअर हाउस में उनको विश्वास मिला हुआ है। भारत में भी ऐसा है। फ्रांस का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में शक्तियां बटी होती हैं, लेकिन इंग्लैंड और भारत का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि वहाँ एक महाराजा हैं या राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति इलेक्टेड है, महाराजा जन्म से बनते हैं, उसको छोड़ दें अगर। इन दोनों देशों में जो लोअर हाउस है, हालांकि इसको लोअर क्यों कहती है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो अपर कहना चाहिए क्योंकि जनता का हाउस है, पर वो परंपरा भी इंग्लैंड से ही है, उसको लोअर हाउस कहने की परंपरा है, हाउस ऑफ जो कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप पीएम है, मेजोरिटी नहीं है तो नहीं है। तो पीएम चेंज होना फिर से इलेक्शन होना नहीं होता है, वही इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने ही आपस में पीएम चेंज कर लिया। Why is it happening? मतलब सोच के डिसीजन लिया था और कहीं जगह पीएम हुआ, कहीं पे गवर्नमेंट हो गई, वेट ही नहीं करते लोग टर्म चेंज होने का। इलेक्शन जब आएंगे मे बी तब वो कर लें वोट, अगर डेमोक्रेसी ही चाहिए तो। सरकारें चलती रहें, पीएम चेंज हो, ये तो कभी कभी इसलिए भी होता है कि
जो रूलिंग पार्टी है उसको खुद ही समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई है। आपने रिसेंटली देखा गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, पूरा नया मंत्रिमंडल बना, क्योंकि बीजेपी को शायद ये समझ में आया होगा कि जनता उतनी खुश नहीं है अगले इलेक्शन में, क्योंकि पिछले इलेक्शन में अब तक की हाईएस्ट मेजोरिटी आई थी, तो चैलेंज है। और इतने साल से सरकार चल रही है, मेरे ख्याल से उनको 25 साल के आसपास हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी हर साल होती है, हर 5 साल में होती है, फिर भी मैनेज कर रहे हैं। सरकार हर बार बन रही है, इस बार हाईएस्ट मेजोरिटी है, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं जनता की। तो अगर पार्टी को अपने इंटेलिजेंस से समझ में आ जाए कि लोग खुश नहीं हैं, तो सही टाइम पे लीडरशिप चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा भी होता है। तो इंग्लैंड में अगर पार्टी सेम है और केवल पीएम चेंज हो रहा है, इसका मतलब पार्टी ने रियलाइज कर लिया कि जनता हमारे पीएम से खुश नहीं है, तो पीएम चेंज करना चाहिए। बट नन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ दीज 5 countries do explain that people are fed up with democracy. People are just fed up of the current government or the prime minister, and which is normal all across historical events. सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा फास्ट हो भी गया, दिखता भी ज्यादा है। होता पहले भी था। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आज तक एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। वहाँ का सिस्टम तो काफी अलग है। That's less about democracy, more about I think something else. सेना की वहाँ भूमिका ज्यादा रहती है। हाँ, तो वहाँ पे तो आई थिंक सीन ही डिफरेंट है, पर है तो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो है ही। Who do you think इतनी लार्ज डेमोक्रेसीज में कौन से लीडर्स जीतते हैं, जिनका प्रेजेंस ज्यादा होता है कि जिनका सब्सटेंस ज्यादा होता है? ये परसेप्शन कि उनमें सब्सटेंस ज्यादा है। सब्सटेंस ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। हाँ, तो प्रेजेंस ना, मतलब परसेप्शन, लोगों को ये परसीव करवा देना कि इससे अच्छा कोई नहीं है। और ये बेसिकली मीडिया को कैसे आप मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन बेसिकली। क्या इसके 2-3 इंग्रेडिएंट्स होंगे कि लोगों को ये परसीव करा दो कि हमसे बेटर कोई नहीं? जैसे महात्मा गांधी से बेहतर कम्युनिकेटर मुझे नहीं लगता कोई हुआ है दुनिया में। कितना माइन्यूट। जब भारत में काम शुरू किया, पहले 2 साल तक केवल भारत में घूमते रहे समझने के लिए, फिर काम शुरू करेंगे। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ के लोगों का स्वभाव हिंसा करने वाला है नहीं, ये तलवारें लाठी भाला नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने अहिंसा का मॉडल बनाया कि हम उसके थ्रू काम करेंगे। ये होता है जनता के मिजाज को समझ पाना। फिर अखबार निकालना, अखबारों में आर्टिकल्स लिखना, अवेयरनेस पैदा करना, अपनी ड्रेस को चेंज करना। जो आदमी साउथ अफ्रीका में कोट पैंट पहनता रहा हो, बैरिस्टर रहा हो, वो यहाँ आके धोती कुर्ता पहनने लगे, बाद में कुर्ता पहनना भी बंद कर दे, उससे सोचा ही होगा। नमक जैसे मुद्दे पे आंदोलन करे। और जो आदमी पहले 1919 के आंदोलन में एक हिंसा पर आंदोलन वापस लेता हो, 1942 में मिजाज को समझकर मतलब करो या मरो का नारा देने लगे, डू और डाई कहने लगे। जो डायनामिज्म है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जनता को समझने की ताकत है, ये बनाती है किसी नेता को बड़ा नेता। व्हाट डू यू थिंक, इतने सालों की आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी, इतने इंसिडेंट्स देखे हैं, आज भी आप बहुत ऑब्जर्व करते हो, इंडियन सोसाइटी में हम लोग बहुत ज़्यादा एथिक्स, ईथोस, मॉरल्स और वैल्यूज़ की बात करते हैं, राइट? बट और कई बार वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जिनको हम चूज़ करते हैं उनमें एटलीस्ट, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक बेस लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए एज ए सोसाइटी और कोई बात भी नहीं करता उस पर? मतलब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को हम उतना वैल्यू नहीं करते पॉलिटिक्स में जितना करना चाहिए। रियल लाइफ में भी करते हैं, विदाउट पॉलिटिक्स रियल लाइफ में भी कम करते हैं। एज इंडियंस हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को कम वैल्यू देते हैं। और ऐसा केवल भारत की बात नहीं है, मेरे ख्याल से डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ फ्यूडल माइंडसेट हावी रहा हो लंबे समय तक, वहाँ ये कॉमन फीचर है। क्यों ऐसे? मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, बांग्लादेश में भी होगा, अफगानिस्तान में और ज़्यादा होगा, ईरान में भी होगा, ये बहुत सारे देशों में होगा, ये केवल भारत की बात नहीं है। बट क्यों ऐसा, क्यों बोला आपने कि हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते? क्या होता है कि अलग अलग कल्चर्स में अलग चीज़ों की वैल्यू होती है। जैसे हमारे यहाँ वैल्यू किसकी, फैमिली सिस्टम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इंडिविजुअल की वैल्यू कम है। तो ट्रेडिशनल कल्चर्स में कलेक्टिविटी की वैल्यू इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा होती है, जैसे भारत में।
अब मान लीजिए आप एक फैमिली सिस्टम में रहते हैं, फैमिली की वैल्यू आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, और मान लीजिए कि आपकी फैमिली या किसी की फैमिली अंदर से डिफंक्ट है, हस्बैंड वाइफ में एकदम नहीं बनती है, बात भी नहीं करते हैं, साथ में रहते भी नहीं है, बच्चों को भी पता है, बच्चे बड़े भी हैं, बच्चे पेरेंट्स से एकदम प्यार नहीं करते, बात ही नहीं होती है, पर दादा दादी हैं और उन्होंने सबको कह रखा है कि बाहर किसी को खबर तक ना हो कि घर में क्या चल रहा है। अब इन लोगों को हमेशा बाहर एक्टिंग करनी है और जिंदगी भर एक्टिंग करते रहेंगे, क्योंकि हमारी कल्चर में कलेक्टिविटी की वैल्यू इंडिविजुअलिटी से ज्यादा है। अमेरिका में, फ्रांस में कोई एक्टिंग नहीं करेगा, अलग हो जाएंगे, अलग होके अलग दुनिया बसा लेंगे अपनी। फिर भारत के लोग क्या बोलेंगे कि वहां तो परिवार चलता ही नहीं है, विवाह चलता ही नहीं है, डिवोर्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं होते हैं, हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग एक्टिंग कर रहे हैं। रीजंस यहाँ भी हैं, सबके नहीं है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तो है रीजंस। तो आपकी कल्चर ने अगर कलेक्टिविटी को बहुत वैल्यू दी है तो आप इंडिविजुअल चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। फिर हम एक लंबे समय तक राजतंत्र में रहे, सामंतवाद में रहे, जहां जो आदमी ताकत में है उसकी वैल्यू है, वो क्या करेगा उस पर बहुत ध्यान देने की आदत नहीं है हमें। जैसे प्रिंस, एक किताब बहुत फेमस मैकियावेली की है, उसने कहा कि नैतिकता को फॉलो करने की जिम्मेदारी राजा की नहीं है, राजा जो करेगा उसे नैतिकता मानने की जिम्मेदारी समाज की है। The king or the prince is not supposed to do what is moral. The society has to believe it is moral what has been done by the prince. ये हमारे यहाँ भी वैसा ही है, हम फॉलो करते हैं। अगर भाई सामंत आदमी, जमींदार आदमी, उसने अगर एक दो मर्डर कर दिए तो क्या हो गया? एमएलए साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, बाहुबली हैं, तो क्या हो गया? कितने लोगों का भला भी तो करते हैं। अरे कमाते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन लाखों रुपए खर्च करते हैं गरीबों में। किसी की बेटी की शादी हो, उनके घर आ जाओ, 10,000 रुपये लेके चले जाओ। आम आदमी तो इन इमोशंस में बहा हुआ है, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, उसे क्या मतलब है कि पैसा कहाँ से आया? उसे क्या मतलब है कि संविधान नाम की किताब का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? उसे क्या मतलब है? उसने संविधान कभी देखा भी नहीं, बीएनएस कभी देखा भी नहीं, उसने केवल देखा है उस बाहुबली को जो उसकी बेटी की शादी में पैसे देगा। तो जब इलेक्शन आएगा तो उसको वोट क्यों नहीं देगा भाई? मेरे सारे क्राइसिस तो ये दूर करते हैं। हाँ, इतना है कि अगर मैंने बदमाशी की तो मेरा क्राइसिस हो जाएगा, वो मैं नहीं करूंगा। मैं तो प्रजा वाला माइंडसेट से सदियों से आ रहा हूँ, अब भी प्रजा हूँ। तो डेमोक्रेसी वहां पर ठीक से डेवलप नहीं होती है। इसलिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी उस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल स्टैट्यूट्स की वैल्यू अभी उस तरह से हमने सीखी नहीं है। अभी हम ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम में ही चलते हैं। प्लस व्हाट यू सेड इज सो प्रोफाउंड कि हर घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में यही सिखा रहे हैं कि बाहर एक्टिंग करो। हाँ, ये तो है ही। और ये तो आप कभी खुद के बेसिस पे खुद की खुशी या खुद की चॉइस के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते अगर वो फैमिली के बाहर जो परसेप्शन है फैमिली का उसके अगेंस्ट जाता है। केवल फैमिली की बात नहीं है, ये बाकी जगह भी है। जब लाल कृष्ण अडवाणी पाकिस्तान गए और उनके पीएम न बनने के पीछे एक फैक्टर ये माना जाता है कि पाकिस्तान में उन्होंने जो बातें कही वो यहाँ पार्टी को बहुत अच्छी नहीं लगी, आरएसएस को बहुत अच्छी नहीं लगी। जैसे वो जिन्ना के मज़ार पे वहाँ गए और उनकी छवि क्या थी कि बहुत कठोर व्यक्ति है, लोह पुरुष कहने का ट्रेंड था, जबकि वाजपेयी जी थोड़े सॉफ्ट माने जाते थे। और भारत में ये माना जाता है कि थोड़ा सॉफ्ट व्यक्ति ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा, तो उनको पीएम बनाने के लिए कोशिश की गई। तो जब वो वापस आए और लोगों ने बहुत सवाल पूछे तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। बोले कि कभी कभी व्यक्ति और उसकी छवि के बीच में बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है और जब मौका मिले उस अंतराल को कम कर देना चाहिए। आपका एक पर्सोना है, आप एक इंडिविजुअल हैं, एक पर्सोना आपका है। लोग आपको परसीव करते हैं क्योंकि आपको 24 घंटे वो देखने रहे।
जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब इसको जो पहली बार देखेगा वो मुझे उतना ही जानता जितना मैंने कहा, इधर बोला, ट्रू, उससे परसेप्शन बना लेगा। अब मैं 24 घंटे तो वैसा नहीं हूँ ना भाई, हमेशा हम समझदारी की बात करेंगे ऐसा नहीं है। कहीं मैं किसी के साथ दोस्त भी हूँ, कहीं मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, वहाँ मैं अलग फॉर्म में हूँ, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, वहाँ मैं एकदम अलग व्यक्ति हूँ। पर उसका परसेप्शन एक बन गया, वो उसी परसेप्शन में मुझे हमेशा देखना चाह रहा है। और किसी किसी का दुर्भाग्य ये है कि उसका परसेप्शन बहुत बड़ा और बहुत अलग बन जाता है। अब उसको जिंदगी भर एक्टिंग करनी है, और अगर उसने सच बोल दिया तो उस परसेप्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। वो बेनिफिट भी नहीं छोड़ना चाह रहा। तो ज्यादा जरूरी है कि जब आपकी छवि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग होने लगे, खुद ही रिपेयर कर लीजिए, या तो पर्सनैलिटी वैसी बना लीजिए, जो मुश्किल काम है, या अपनी छवि को खुद ही ब्रेक करते रहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ताकि हल्का हल्का झटका लोगों को लगता रहे और आप जमीन पे रहें। बट व्हाट डू यू थिंक नाउ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन में बोला था रिलीजन के बारे में, कि पीपल आर प्रेडिक्टिंग रिलीजन्स की अगली जो लड़ाई होगी वो रिलीजन्स बेसिस पे होगी, और उसी तरफ वर्ल्ड जाते हुए दिख रहा है। एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजी, एंड देन देयर इज वन साइड जो है ग्रीड का, जो लोग बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट पागल हो चुके हैं। व्हाट विल डिस्ट्रॉय फर्स्ट ह्यूमैनिटी, ग्रीड, टेक्नोलॉजी, रिलीजन? ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है? टेक्नोलॉजी अपने आप में खतरा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी को कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, खतरा वहाँ से आता है। बट इफ जॉब्स इरेडिकेट, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, उसका तो एक जनरल आइडिया आज के लिए माना जा रहा है कि अगले 15-20 साल थोड़ा डिस्टर्बिंग है, उसके बाद ये थोड़ी स्मूथ होंगी, क्योंकि यूबीआई जिसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, हर देश की सरकार को करना पड़ेगा। तो कुछ पूंजीपति बहुत अमीर होते जाएंगे एआई की बदौलत, ट्रिलियंस में, और शायद उसके भी आगे क्वाड्रिलियंस बोलते हैं, किसी की सैलरी ट्रिलियन होगी। हाँ, तो वहाँ उनकी नेटवर्थ जाएगी, तो उनसे सरकारें टैक्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगी। उनके टैक्स से वो जनता को कम से कम इतना अमाउंट कि वो सरवाइव कर सके, खाना फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, और कुछ स्टाइपेंड या कुछ कॉम्पनसेशन जैसा अमाउंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा देना ही पड़ेगा, वरना तो इतनी चोरियां, डकैतियां, इतने क्राइम होने लगेंगे कि समाज संभल नहीं पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि 15-20 साल बेरोजगारी वगैरह सब दिखेगा, उठापटक दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे सरकारों को कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आएगी खालीपन की, कि आपके पास खाना भी है, पीने को भी है, बैठने को भी है, बिजली भी है, पैसा भी आ रहा है अकाउंट में, काम नहीं है। और काम हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि पैसा कमाना है, काम कार्ल मार्क्स की भाषा में कहूँ, बिजी नहीं, काम के बारे में जो कैथोलिक पर्सपेक्टिव है वो ये कि वर्क इज ए नेसेसरी इविल, हमें करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया था हमें, जब एडम और ईव को निकाला गया था स्वर्ग से, ये श्राप दिया था कि जाओ और पसीने से कमा के खाओ। सो इन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी वर्क इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी इविल। प्रोटेस्टेंट्स इसी पॉइंट पे अलग हुए, उन्होंने वर्क इज वर्शिप कहना शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की, कि काम इसलिए नहीं करना है कि कमाना है, खाना है, काम वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है, हमें क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देती है। दो सेटिस्फेक्शन, वन, आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग क्रिएटिवली, बड़ा संतोष मिलता है। दूसरा, जिस समाज ने मेरे लिए इतना किया, मैंने उस समाज के लिए कुछ किया, तो आपकी भाषा में क्या, सेरोटोनिन इससे मिलता है बहुत ज़्यादा। एंड सेरोटोनिन इज द बेस्ट हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जो इंसान को चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए। वो मिलता है काम करने से, और काम भी सोसाइटी के हित में काम करने से, अपने हित में नहीं, सोसाइटी के हित में काम करने से। अब जब काम ही नहीं रहेगा तो मैं क्रिएटिव कैसे होऊंगा, मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा, ये फीलिंग जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं वो कैसे मिलेगा? सेरोटोनिन का 90% इस फीलिंग से आता है, 10% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, तो 90% ऑफ द सोर्स ऑफ सेरोटोनिन तो खत्म हो गया हमारा। उसके बिना हम खुश रह ही नहीं सकते, बैलेंस रह ही नहीं सकते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी होता है। अब जब लोग हमेशा खाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है और धार्मिक हो जाएं, कम से कम मंदिर मस्जिद जाके संतोष मिलता है। जब ज्यादा वहां जाएंगे तो फंडामेंटल भी ज्यादा होंगे। और मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर किसी बहुत फंडामेंटलिस्ट कंट्री, रिलीजियस या इरिलीजियस, सरल भाषा में कहूँ, अगर हमास के हाथ में या नेतन्याहू के हाथ में
या किम जोंग उन के हाथ में AI से चलने वाला कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर या ऐसा हथियार आ गया तो क्या होगा? इजराइल के पास क्लेम करते हैं कि अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हालांकि मतलब ऑथेंटिक तरीके से माना नहीं जाता है। वैसे सब लोग मानते हैं कि उसके पास है। पर जिस दिन हमास के पास भी आ गया, इनके पास भी आ गया। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप और सामने एक कोई मान लीजिए कुत्ता है, एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि दोनों डरे हुए हैं, ना वो बुरा है ना आप बुरे हैं। आपको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा, उसको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा, संवाद हो नहीं सकता। और उसमें कोई गलत फहमी दिमाग में आई तो हिंसा हो जाएगी, या तो आप गोली मार देंगे या वो काट लेगा। हमास और इजराइल में बात तो होगी नहीं, कौन प्यार से बात करवाएगा? शक कैसे खत्म होंगे? और दोनों के पास वेपन्स उस लेवल के हैं। कोई गलत फहम पैदा कर देगा। कोई हमास को बताएगा कि आज रात को हमला होने वाला है, उनको बताएगा आज 8 बजे हमला होने वाला है, मुझ पे हमला ना हो जाए पहले वही कर दूंगा। और ये अगर चेनलेस रिएक्शन बन गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। इतनी ताकत इकट्ठी होने के बाद अगर किसी मूर्ख के हाथ में आ गई तो दुनिया कैसे बचेगी? पहले अच्छा था, ताकत थी नहीं, लोग लाठी लेके लड़ रहे थे, लाठी से क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? इतनी कंसंट्रेटेड पावर दुनिया के इतिहास में कभी नहीं थी। जवाब है, आज रशिया या अमेरिका इस दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। 5000 न्यूक्लियर बम हैं अमेरिका के पास, इतना ही लगभग रशिया पास थोड़े ज्यादा है। इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए मैंने कभी काउंट किया नहीं, पर मेरे ख्याल से 500,000 बम पर्याप्त होंगे। तो दुनिया को 5-5 बार खत्म करने की ताकत रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। नहीं हो रहा तो इसलिए कि अभी ह्यूमन सेंस प्रिवेल कर रही है। और अगर कोविड-19 एक बायो वेपन था तो 5-6 कंट्रीज के पास बायो वेपन्स बनाने की क्षमता है। उनको सिर्फ एक वायरस बनाना है जो बहुत तेज फैलता है, और ऐसा बनाना है कि 24 घंटे में इंसान को मार देता है। और उसका वैक्सीन बनने में 1 साल लगी जाएगा। आपको सिर्फ वो वायरस किसी देश के अंदर छोड़ देना है और अपनी आबादी को पहले वैक्सीन लगवा देना है। ना गोली, ना बारूद, ना बंदूक, ना न्यूक्लियर वेपन, कुछ नहीं। पता भी नहीं चलेगा, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। कोविड-19 ने हमें राहत दी कि वो उतना खतरनाक था नहीं। 14 दिन आप अलग रह लिए, दवाइयाँ खा ली, प्राणायाम करते रहे, बच सकते थे। और इतना स्लो फैला कि वैक्सीन बन गई बीच में। अगर वो इतना तेज फैलता कि एक दिन में लाखों लोगों को फैल रहा है और होने और मरने के बीच का गैप 6 घंटे का होता और वैक्सीन बनने में 1 साल लगी जाता, तो कई देश खत्म हो गए होते। और दुनिया के 5-6 देशों के पास बायो वेपन्स बनाने की पूरी ताकत है इस समय। और आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना सेफ रहने के बाद भी चेरनोबिल हो ही गया था ना। 3 माइल आइलैंड हो ही गया था ना अमेरिका में। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड का नुकसान कितना हुआ आज तक उन्होंने बताया नहीं है, पर चेरनोबिल का नुकसान सबको पता, उससे वेब सीरीज भी आ चुकी है। कितने भी आप ताकतवर हों, गलती हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन, कोविड-19 का वायरस गलती से निकल गया था लेबोरेटरी से। तो बायो वेपन्स की लेबोरेटरी से होने वाली एक गलती कई करोड़ लोगों को मार सकती है और हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया को मार सकती है। Do you believe in this? In this conspiracy theory? हो सकता है, हो सकता है। कौन सी एक conspiracy theory है जो आप बिलीव करते हो, which you think can be true? ये कोविड-19 हो सकता है कि टेस्ट किया गया हो कि बायो वेपन्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा कोई और which you believe in something? मैं जनरली बिलीव नहीं करता कॉन्स्पिरेसी थियरीज में, सुनता हूँ, मजा आता सुनने में, लेकिन मैं कौन सी सुनी जिसमें बहुत मजा आया? हमारे एक टीचर हैं हमारे साथी, वो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं। एक थ्योरी ये कि अमेरिका चांद पे गया ही नहीं था।
ये तो बहुत चल रही है। हाँ, बहुत ही चल रहा है। स्टूडियो के अंदर फोटो खींचे गए थे वो सब, ऐसी कई इमेजिनेटिव बातें आती रहती हैं। अब इसे कॉन्स्पिरेसी कहेंगे यानी मुझे नहीं पता। फिर जैसे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में कैसे मरे, इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है। व्हाट्स करंट, जैसे अभी रिसेंट व्हाट आई हर्ड वेरी रिसेंटली कि ट्रम्प क्यों इंडिया के साथ ये कर रहा है। हाँ, उसमें क्या है थियरी? इट्स ऑयल। हाँ, उनके बेटे की कंपनी शायद पाकिस्तान के साथ कुछ ट्रेड कर रही है। तो पाकिस्तान और वो दैट्स अ डिफरेंट रेयर अर्थ मटेरियल्स। ऑयल का इज की सऊदी अरेबिया is creating that pressure. हाँ, मैंने भी सुना। Saudi Arabia is creating pressure on Trump कि भाई तुम इंडिया को करो, क्योंकि बिगेस्ट मार्केट उनके लिए यूरोप है। और यूरोप खरीद रहा है सस्ते में इंडिया से, और इंडिया खरीद रहा है रशिया से। तो सैंक्शन लगने के बाद हमारी प्राइसेस ऊपर नहीं हो रही। डू समथिंग अबाउट इट। ये तो मैंने भी सुना है। और ईरान वाला एंगल भी इसमें बीच में आता है। एंड पीपल से कि इसी की वजह से ही they tried to bribe him also by giving a plane and all of that by that entire. हो सकता है। Do you believe in this? ट्रम्प को लेके तो कुछ भी माना जा सकता है। वो जितना ब्लंट तरीके से रहता है, बात करता है, तो हो सकता है। और क्योंकि वो ओपनली कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और मतलब वो अनअपोलोजेटिक है बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर जिनको लेके अपोलॉजी होनी चाहिए। हाँ, पर वो अनअपोलोजेटिक है। जैसे किस पे अपोलॉजी होनी चाहिए और अनअपोलोजेटिक है? अगर आप एक बिजनेसमैन है तो कम से कम प्रेसिडेंट होते हुए आपको ये क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए कि आपके बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल में गैप है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और वो राष्ट्रपति बनते ही अपनी कॉइन चलाते हैं, क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, अपनी वाइफ के नाम से भी चलाते हैं। मैंने सुना है कि 2 क्रिप्टो करेंसीज आई थी उसी दिन, बहुत पॉपुलर हो गई थी। फिर ये भी सुनने में आता रहता है कि किसी दिन अगर क्रिप्टो करेंसी अचानक डाउन गई है तो उसके पीछे पहले वो बाहर निकाल लेते हैं, वो और उनके दोस्त। फिर उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो अलग अलग देशों के साथ डील कर रहे हैं। अगर ऐसी बातें अफवाह हैं तो कम से कम उनको ओपनली बताना चाहिए कि गलत बात है। और वो तो खुद बोलते हैं कि मैंने पाकिस्तान से कहा, इंडिया से कहा कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो बिजनेस इतना सेंटर में रहता है उनकी हर बात के। टैरिफ पे ऐसा खेल कभी दुनिया में नहीं देखा। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार हमने कभी नहीं देखा इतिहास में। ट्रू। ऐसा कोई क्यों बिहेव करेगा? व्हाई डू यू थिंक क्यों करता है? नार्सिसिज्म एक बीमारी होती है, एनपीडी बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसी के शिकार हैं। गॉड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, कि इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ये कॉम्प्लेक्स कई लोगों को हो जाता है। डू यू थिंक इस लेवल का पावरफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए नार्सिसिज्म जरूरी है? नहीं, ओबामा भी तो थे। उसे नहीं था नार्सिसिज्म? नहीं, तो बहुत विनम्र आदमी है। मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन दोनों की क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। पर बराक ओबामा तो मेरे ख्याल से अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे विनम्र नेताओं में से एक है। He's really good actually. Yes. अभी बात करने का लहजा, उनकी किताब में जो बातें लिखी हैं, हर चीज से लगता है कितना विनम्र आदमी है। हर देश में ऐसे लोग होते हैं, कई लोग बहुत विनम्र नेता होते हैं, कुछ लोग बहुत। आपके स्टार्टिंग के टाइम पे आपके कुछ दोस्तों ने आपको पैसे दिए थे ना स्टार्ट करने के लिए? 10-15 हज़ार रुपए? कितने? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए सब दोस्तों ने दिए थे पैसे। उन्हें वापस किए कभी? हाँ, उधारी तो लिया था। अच्छा। मेरे ऊपर किसी का भी एक पैसे का भी उधार नहीं है, और मुझे नींद नहीं आती अगर मेरे ऊपर किसी का उधार हो पैसा तो। दरअसल हम जिस फील्ड में, उस फील्ड में ये चीज़ बहुत मैटर करती नहीं थी, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव फील्ड है नहीं। मैं अकेला टीचर था उस समय दृष्टि में, और शुरू में 12 साल तक लगभग मैं अकेला टीचर रहा हूँ ऑलमोस्ट। वेल, छोटे छोटे हिस्से कुछ लोगों ने पढ़ाए। और उस समय हम जो काम कर रहे थे उस समय टीचर पे ही ये काम चलता था। तो जब टीचर है ही और उसे दिन भर में 9 घंटे पढ़ाना ही है, 3-3 घंटे 3 बार पढ़ाना है, और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, क्लास को बांध लेता है, तो बहुत जल्दी हमें पॉपुलैरिटी मिल गई और चीज़ें सेटल हो गई। हम इसलिए आज तक बूटस्ट्रैप्ड हैं हमने। ओके। टिल डेट कोई फंडिंग नहीं ली हमने आज तक। यू विल गो आईपीओ ना? मोस्ट लाइकली वी आर थिंकिंग टू गो आईपीओ इन 2 years में भी, और हम तैयार हो जाएंगे अगले साल तक आईपीओ लाने के लिए। लाएंगे या नहीं तब डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई रीजन हमारे पास अभी है नहीं आईपीओ लाने का। हाँ, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव अगर बिजनेस नहीं और कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो फिर रिजर्व भी हमारे पास इतना है कि हम संभाल सकते हैं चीज़ों को, तो वो कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि हम OFS लाएं और थोड़ा सा अपनी होल्डिंग्स कम कर लें।
अदरवाइज कोई रीज़न नहीं। प्लस मे बी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग आप पे भरोसा करते हैं उनको भी पार्ट बनाओ इस जर्नी का एंड मेक देम रिचर एज वेल। वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं आजकल। उसमें थॉट चल रही है। सो दैट यू आर डूइंग। पर उसके लिए भी जरूरी नहीं कि IPO लाओ, उसके और भी तरीके बहुत सारे हैं। बट डू यू फील कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा जो पैसे कमा लेते हैं उस पर नफरत करते हैं उससे? हाँ। क्यों? बाकी लोग नहीं कमा पा रहे ना, सीधी सी बात है। 100 लोग एक समाज में हैं, सबका एक ही सपना है, एक का पूरा हो गया, बाकियों का नहीं हुआ, ना कोई रास्ता दिख रहा है पूरा करने का। ईर्ष्या सबको होती है। हमारे अंदर लगभग 42 इमोशंस माने जाते हैं, उनमें से एक ईर्ष्या है। सबको होती है, आपको भी होती होगी, मुझे भी होती है, सबको होती है। जो बहुत मैच्योर लोग हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते या सटल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जो रॉ लोग हैं खुल के एक्सप्रेस करते हैं। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब भी है, उससे अब सेटल होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। उनके बीच से एक आदमी आगे निकल गया। उनकी नज़र में योग्य वो भी उतने ही थे, मेहनती वो भी उतने हैं, नहीं आगे बढ़ पाए, रास्ता भी नहीं मिल रहा, सेटल होना उन्होंने सीखा नहीं है, तो क्या करेंगे? नफरत करेंगे, खुल के करेंगे। ये दूसरी सोसाइटीज में क्यों नहीं? हर जगह होता है, थोड़ा सेटल हो जाते हैं जहाँ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा। A lot of people in America celebrate also। जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं वर्सेस। एक फैक्टर तो ये है कि अमेरिका में मनी सेंटर में है, हमारे यहाँ सोशल एस्टीम प्रेस्टीज सेंटर में है। एक्सप्लेन। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि जैसे जिन दिनों जाति व्यवस्था बहुत चरम पे थी, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन जब चरम पे थी, हमारे समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? ब्राह्मण का था, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का था। अब इतने क्लिप चला के लोग बड़ा मुझे बर्बाद करेंगे, लेकिन जो सच है वो ये है। पैसा कमाने का काम किसका है? वैश्य समुदाय का है, जिसको हम बनिया बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिटी बोलते हैं, मारवाड़ी बोल देते हैं। मतलब मारवाड़ी तो एक सब कम्युनिटी हुई। पैसा कमाने से ज्यादा सम्मान किसका है? जो समाज की रक्षा करता है, प्रोटेक्टर, क्षत्रिय प्रोटेक्टर। उससे ज्यादा सम्मान किसका है? जो ज्ञान वाला आदमी है। इसलिए हमारे समाज में पैसा कमाने वाले को उतनी रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं जितनी कुछ समाज में मिलती है। ये ग्रीक सोसाइटी में था। प्लेटो ने कहा कि 3 तरह के लोग हैं, लगभग ऐसे सिस्टम वहां भी था। प्लेटो ने कहा कि एक वो लोग हैं जो मतलब स्पिरिट वाले लोग हैं, यानी सैनिक लोग। एक है एपेटाइट वाले, यानी बिजनेस क्लास। एक है विजडम वाले, यानी कि जिसको फिलोसफर किंग वो कहता है। एपेटाइट वाले लोग यानी बिजनेस वाले, और स्पिरिट वाले यानी सैनिक लोग अगर फिलोसफर किंग के अधीन हैं तो राज्य ठीक चलेगा। अगर सैनिक के हाथ में राज्य चला गया, वो युद्ध में झोंक देगा। अगर इस कमाने वाले के हाथ में राज्य चला गया, बेच देगा। तो पैसा कमाने की प्रवृत्ति और युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति विवेक के अधीन रहनी चाहिए। इसको फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्लेटो की फिलोसफी में। कुछ हद तक भारत की वर्ण व्यवस्था भी इसी लॉजिक से एस्टेब्लिश होती थी। अमेरिकन सिस्टम को जितना मैं जानता हूं, एक तो अमेरिका एक नया समाज है। ये 14-15 सेंचुरी के बाद यूरोप से जो बहुत बदमाश और उद्यमी किस्म के लोग थे, उनको चुन चुन के भेजा गया था अमेरिका में, और वहां जाके वो सेटल हुए। तो इस शुरुआत से ही उद्यमियों का, मेहनतियों का, लड़ाकू लोगों का देश है। जो एबोरिजिनल से उनको तो खत्म कर दिया मार मार के उन्होंने, अब बहुत थोड़े से बचे उनमें से। ऐसे देश में हमेशा उसको वैल्यू मिलेगी जो वेंचर करेगा। और वेंचर पहले युद्ध होते थे, अब युद्ध का मतलब है पैसे का युद्ध, जिसको हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे, स्टार्टअप इनोवेशन। इसलिए अमेरिकन सोसाइटी में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे की है, और पैसे से पॉलिटिकल वैल्यू अपने आप बनती है वहां पर। भारत में बनना आसान नहीं है। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूक के चल पड़ेंगे, झाड़ के चल पड़ेंगे, कि राजा के पास पैसा नहीं है, न राजा की पैसा कमाने में रुचि है। योगी आदित्यनाथ धार्मिक आदमी है, पैसा कमाने में रुचि नहीं है। ये परसेप्शन बहुत जरूरी है यहाँ पर। वहां कोई दिक्कत ही नहीं है कि ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हर चौथे दिन बिजनेस की बात करता है और राष्ट्रपति है। भारत में अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाएं, ये लगभग नामुमकिन है।
जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम वैसा नहीं है। हमारा वैल्यू सिस्टम मानता है कि जो किंग बने उसके बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं है। वो सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को, पैसे को वैल्यू करती है, ठीक, इसलिए वहाँ थोड़ी सी अलग कल्चर। बट जो पैसा कमाता है, मान लो पॉलिटिशियन नहीं, जो जाना ही इसलिए जाता है कि वो बिजनेस पर्सन है, वो एंटरप्रेन्योर है, उसे भी नफरत क्यों मिलती है जब वो बहुत पैसा कमा लेता है? 2 वजहों से। एक तो बाकियों ने कमाया, मतलब बाकियों ने नहीं कमाया, उसी ने कमाया। इन्फीरियोरिटी, डिप्राइवेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन इसको बोलते हैं। दूसरा, हमारे समाज में पैसा कमाने वाले को वैसे भी अच्छी निगाह से देखने की परंपरा नहीं है। क्यों? वही सबसे ऊपर ज्ञान, फिर वॉरियर, फिर पैसा है। तो इसीलिए जब टीचर्स भी कमाते हैं उन्हें गलत नजरों से देखा जाता है। कोई भी स्पेशली कुछ प्रोफेशंस, टीचिंग में, हेल्थ में बुरा माना जाता है। डॉक्टर्स को तो ऐसे देखा जाता है कि इसने कैसे पैसे ले लिए। टीचर्स से भी सेम। डू यू थिंक इट शुड चेंज? इट विल चेंज ग्रेजुअली। इज इट चेंजिंग? यस, आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, क्योंकि इसमें एक पहलू ये भी है कि टीचर को हमारे समाज ने अभी तक एग्जैक्टली क्या दिया, एक बार ये भी देखें। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि देश की डेवलपमेंट तभी होगी जब देश में टीचर्स बहुत शानदार होंगे, उसके बिना नहीं हो सकती। एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा, उसके लिए टीचर चाहिए। फिलहाल तो टीचर ही चाहिए, आगे चल के एआई होगा तो होगा, अभी तो वही चाहिए। सवाल है कि अच्छे लोग टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? उससे सवाल तो ये है। आईएएस बनने के लिए इतनी भीड़ है, आईपीएस बनने के लिए इतनी भीड़ है, स्टार्टअप के लिए इतनी भीड़ है, अमेरिका जाने के लिए इतनी भीड़ है, टीचर बनने के लिए भीड़ क्यों नहीं? और है भी तो टॉप जो क्रीम वाले लोग हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं? इसका सिंपल सा मतलब है कि टीचर के प्रोफेशन में वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि लोग बनना चाहें। ये तो सोशियोलॉजी में जैसे मर्टन ने बड़ी गहरी बात कही थी कि ड्रीम्स इंडिविजुअल के नहीं होते, तो सोसाइटी तय करती है क्या ड्रीम दिखाना है, वो ड्रीम देखते हैं लोग। टीचर की सैलरी बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू मैनी अदर जॉब्स। पर्क्स क्या हैं उसके पास? कुछ भी नहीं है। आप सरकारी टीचर बनेंगे, इलेक्शन होगा ड्यूटी लगा देंगे, गांव भेज देंगे, जो भी काम होगा आपसे करवाते रहेंगे। पेरेंट्स आपके ऊपर चिल्लाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, इनकम आपकी लिमिटेड है। क्या सेटिस्फेक्शन है टीचर के पास? आरोप ये है कि आप काम नहीं करते, और कई मामलों में बात सही भी है कि सरकारी स्कूल में आप हैं, नहीं जा रहे तो भी सैलरी मिल रही है, कॉलेज में भी नहीं जा रहे सैलरी मिल रही है। समाज अपमान भी कर रहा है कि भाई ये तो काम ही नहीं करते, निकम्मे लोग हैं, पैसा कमाते हैं। आईएएस जितनी परसेंट टीचर वो कहाँ है? अंत में एक आईएएस डिसाइड करेगा सब टीचर्स का भविष्य, वो सेक्रेटरी बन के आएगा एजुकेशन का, जबकि उसको टीचिंग एक्सपीरियंस एकदम नहीं है। बट ए टीचर विल नेवर बिकम द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक आईपीएस की तुलना में टीचर की कोई हैसियत नहीं है। कोई पुलिस वाले डंडा मार के भगा दे उसको, क्या कर लेगा बेचारा? ना उसके पास पैसा है, ना पावर है, ना सामाजिक सम्मान है, कोई टीचर क्यों बनेगा? यही 3 पैरामीटर्स होते हैं मेनली। ये तीनों का है, आईएएस में तीनों हैं। अच्छी सैलरी, और अगर आप रियल सैलरी देखें, उसको जो बंगला मिलता है उस बंगले की मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंटल वैल्यू कम से कम 10-20 लाख पर मंथ की होती है। सैलरी 1.5 लाख रुपए है, वो बंगला ही कम से कम 20 लाख पर मंथ के रेंट वाला जो उसको मिला हुआ है, 10 उसको स्टाफ मिला हुआ है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब मिली हुई हैं। अब रियल इनकम देखेंगे, उसकी इनकम तो बड़े बड़े लोगों से ज़्यादा है। अच्छी सैलरी है, पावर जबरदस्त है, पूरा जिला उसके हाथ में अगर कलेक्टर है तो। सोशल स्टेटस ऐसा है कि सब बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसे ही बन जाए। इतना कुछ उसको मिलता है। आप टीचर्स को इतना कुछ देना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, सब चेंज हो जाएगा। और अमेरिका जैसे देशों में अगर कल्चर ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है तो उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ प्रोफेसर्स की सैलरी किसी भी दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा होती है, किसी भी प्रोफेशन से। इंग्लैंड में देख लीजिए, मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी सैलरी बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा है। Is it a fact? Is it true? Yes. अब एग्जैक्ट अमाउंट में ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब मैं 2 साल पहले अमेरिका में था, वहाँ कई प्रोफेसर से मेरी बात हुई, तो मैं चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस वहाँ प्रोफेसर्स ज़्यादा कमाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, और रिस्पेक्ट भी उनकी अच्छी खासी वहाँ पर। तो जब ये सब है, अब उसमें से अगर
अब हुआ क्या है कि इतने सारे टीचर्स हैं, कोई गांव के स्कूल में, कोई शहर के स्कूल में, कॉलेज में हैं, कल्चर ऑफ एजुकेशन हमने डेवलप ठीक से की नहीं, यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो, वो है नहीं। सिस्टम्स हैं, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को एकेडमिक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी उतना नहीं मिल रहा जितना शायद वो चाहेगा। उस पर कंट्रोल नॉन टीचिंग लोग कर रहे हैं हमेशा। तो कुल मिला के एलियनेशन हो जाता है, बहुत मज़ा नहीं आता है। तो क्या होता है, हर शहर में, हर छोटे शहर में कुछ जो अच्छे टीचर्स हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। स्कूल के बाद बच्चे उनके घर जाते हैं, वहाँ उसके इनकम स्कूल की सैलरी से ज़्यादा है। पर पूरे शहर में से 15-20 टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो सबको उनसे ही पढ़ना है, तो ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, वो कमाएंगे। कुछ लोग उनको बुरा कहेंगे पर कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना उनसे ही है। ये हर शहर में है। सोशल मीडिया आ गया तो कुछ टीचर्स पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए, IAS की दुनिया में मैं हो गया, और कुछ टीचर्स हो गए, तो बहुत लोगों को उनसे पढ़ना है। और इसकी वजह क्या है, टीचर्स बहुत कम हैं जो बहुत अच्छे हैं। टीचर्स अच्छे बहुत कम क्यों हैं? क्योंकि टीचर बनने का मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई रिवॉर्ड। आप इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाइए, इंडियन टीचिंग सर्विस बनाइए, टीचर्स को बहुत ज़बरदस्त सैलरी दीजिए, पावर दीजिए कि वही डिसाइड करेंगे टीचिंग का भविष्य, एजुकेशन का भविष्य। फिर देखिए क्या होता है। जो स्कूल का सबसे अच्छा टीचर हो उसको कुछ ऐसा सम्मान कीजिए कि IAS IPS को भी लगे कि भाई काश हम टीचर होते। Then things will change. और क्या, एक टीचर हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भारत के राष्ट्रपति बने, लोग टीचर्स डे मनाते हैं उनकी याद में। पर टीचर राष्ट्रपति बना, इसमें सम्मान तो राष्ट्रपति का है, टीचर का थोड़ा ना है। राष्ट्रपति टीचिंग करे तब देखने की बात होगी। डू यू थिंक कि हम इंडिया इज हम सोशलिस्ट कंट्री है और हम कैपिटलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम है ही नहीं, हम बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे। फिर इन शब्दों के खेल का सारा मामला है। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी PM थे। आज़ादी की लड़ाई में जो पॉपुलर वॉइसेस थी वो सोशलिज्म के फेवर में थी। नेहरू जी खुद सोशलिस्ट थे, तो सोशलिज्म के रास्ते पर हम चले। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में सोशलिज्म वर्ड लिखा नहीं हुआ था उस समय। वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने लिखवाया था, इंदिरा जी ने लिखवाया था। लेकिन अगर आप DPSPs को पढ़ें, स्पेशली आर्टिकल 39 को पढ़ें, 38 को पढ़ें, तो साफ दिखता है कि हम सोशलिज्म के रास्ते पे जाने वाले थे। जो नेशनल 5 ईयर प्लान्स बने, हमने रशियन इकोनॉमी को, USSR को फॉलो करना शुरू किया, तो पूरा मॉडल हमारा सोशलिज्म का ही था। सोशलिज्म का नुकसान क्या होता है कि इंडिविजुअल मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उसमें कम रह जाता है। स्टार्टअप कल्चर पैदा नहीं हो पाती क्योंकि बिजनेस करने वालों को गालियाँ खानी पड़ती है, उनको सम्मान नहीं होता। ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है, फिर सब्सिडीज बहुत बढ़ जाती हैं, कॉम्पिटिटिव कल्चर पैदा नहीं होती है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि केवल सोशलिज्म से बात नहीं बनेगी। 1991 एक टर्निंग पॉइंट था, जब मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उस समय नरसिम्हा राव PM बने थे इलेक्शन के बाद। ये समझ में आ गया था कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होने के आसपास है, सोना गिरवी रखा हुआ है, डेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, कैसे संभालें देश को। मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे देश पे एज एन इकोनॉमिस्ट। वो RBI गवर्नर रह चुके थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उन्होंने कहा कि अब हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बिना काम चलेगा नहीं। तो LPG पॉलिसी हमारे देश में आई और हम मानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एक टर्निंग पॉइंट बना। तो वहाँ से हम कैपिटलिज्म के फेवर में होना शुरू हुए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशलिज्म, उसको साथ में लेके। अब हम ठीक ठाक कैपिटलिस्ट कंट्री इस सेंस में है कि स्टार्टअप कल्चर को हम प्रमोट करते हैं। हमारी सरकार बिजनेस करने वालों को अपमान के भाव से नहीं देखती है। टैक्स के मामले में भी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी बातें कम से कम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, वरना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी कल्चर का पार्ट नहीं था पहले। लाइसेंसेस कम हों, ये सब है। अभी दिल्ली में जैसे कुछ दिन पहले मैं एक मीटिंग में था, जी साहब भी वहाँ पर थे, वो बता रहे थे कि एक नया स्कीम लेके आए कि रेस्टोरेंट्स को शुरू करने के लिए परमिशंस पुलिस से लेनी ही नहीं है, और कुल मिला के 6 या 7 परमिशंस हैं। वो 6 से 7 दिन के विंडो है, हर डिपार्टमेंट 2 दिन में नहीं देगा तो डीम्ड परमिशन मान ली जाएगी।
इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और कई डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, कई राज्य कर रहे हैं। तो अब हमारे स्टेट को ये समझ में आ गया है कि सरकारी नौकरियों से और खेती से काम नहीं चलने वाला। हमें ऐसे लोग चाहिए जो उद्यम करें और नौकरियां दें लोगों को, और टैक्स भी दे सरकार को, ताकि सड़कें बने और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब बने। तो इस स्टार्टअप कल्चर के बिना कोई चारा तो है नहीं। स्टार्टअप कल्चर का मतलब वो नहीं कि कहानी बनाई आईपीओ बेचा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उद्यम करना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप करना। तो जिस मात्रा में एंटरप्रेन्योरशिप को वैल्यू मिल रही है उस मात्रा में हम कैपिटलिज्म के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी भी हैं, इलेक्शन भी बहुत आते हैं, और जनता को धर्म जाति में खूब स्वाद मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्वाद मिलता है पैसे में। तो उनको चाहिए सीधा पैसा मिले। और ये पिछले 3-4 साल में जो फ्रीबीज वाली कल्चर है बड़ी खतरनाक लेवल पे आ गई है। हर स्टेट के इलेक्शन में इतने प्रोमिसेस हो रहे हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी उनको हैंडल कर नहीं सकती। हर स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह ऐसा हो रहा है। अब आप उन फ्रीबीज को अच्छा नाम देना चाहेंगे तो आप कहेंगे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मनी शुड बी अर्नड as a capitalist, it should be distributed by the state as a socialist state. And we are distributing the money to the poor sections like women. Women को अपने आप में एक क्लास माना जाता है, उन सबको हम दे रहे हैं, और दे भी कैसे रहे हैं कि वो उद्यम करें। तो स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ा रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। फिर बालिका योजना है, माता योजना जैसे, मतलब ऐसी योजनाएं जिसमें किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को, या पेंशन है बूढ़े लोगों के लिए। अब ये सोशलिज्म भी है लेकिन ये चुनाव की रेवड़ी भी है, दोनों साथ साथ चलेंगे। और डेमोक्रेसी में एक बार स्वाद लग जाए तो फिर वो हटता नहीं है। सो द वे ये जैसे बढ़ते जा रहा है, डू यू थिंक कि आने वाली जनरेशन और द वे हमारी कंट्री से प्रोग्रेस करी, हम लोग स्टिल जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग एम्बिशन स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? उन्हें उस नज़रों से देखेंगे कि हम, वो लोग सही है, सही काम कर रहे हैं? जैसे आज थोड़ा सा नफरत है, नहीं ये क्यों कमा रहे हैं? मतलब ऐसा एक तरफा नफरत भी नहीं है। बेंगलोर जैसे हब में जाएंगे, पुणे में जाएंगे, तो वहाँ बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू भी है, बहुत सम्मान भी है उन लोगों का। हाँ, अभी वो पॉकेट स्मॉल है, ये बात सही है। धीरे धीरे पॉकेट्स बड़ी होंगी, जैसे जैसे पढ़ाई और फिनेंस वगैरह की पढ़ाई ज़्यादा होगी, वो पॉकेट्स बड़ी हो जाएंगी। और अधिकांश लोगों को जब रेवड़ियाँ मिलती हैं तो वो बहुत उतना दिमाग नहीं लगाते, और उनके लिए वो तो थर्ड पर्सन है, कोई आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, उन्हें हर किसी से क्या मतलब है। जैसे बिल गेट्स है, जिंदगी भर पैसा कमाया, आज भी कमा रहा है, अब वो बांटने में लगा हुआ है, क्योंकि बांटने में मिल रहा है सेरोटोनिन, कमाने में डोपामिन मिल रहा था। दोनों चाहिए ना भाई। और बुढ़ापे में सेरोटोनिन चाहिए, क्योंकि वो वाला जो बैलेंस और सेटिस्फैक्शन है वो तो वहीं से आएगा, कैसे मिलेगा? नहीं, आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट इज, इंडिया में ना रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते हैं और ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? पावर फिटिश जैसा कुछ कहेंगे, पावर को पूजा करने की निगाह से देखना। ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपके इलाके का एमएलए बाहुबली है, आपको पता है कि उसने 10 मर्डर किए हुए हैं, फिर भी आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसको वोट डालते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि भाई ये कानून से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके एहसान आप पर, या उसके पिताजी के एहसान आपके पिताजी पे थे, और एक पर्सनल टच है। और लिम्बिक सिस्टम जब काम करता है तो कॉर्टेक्स काम नहीं करता है, इमोशन से बह जाते हैं। बट इसका क्या लेना देना? जैसे मान लो एक चौराया है, वहाँ लोगों को मजा आता है, चलो काटते हैं। ये हमें कोई क्या रोक लेगा? हम तो हम हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। ये फीलिंग भले कोई कुछ नहीं है, हाँ, कि मैं कानून से बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इनहेरेंट क्यों ऐसी अंदर से फीलिंग है? मतलब मुझे लगता है कि लड़कों के बिहेवियर में ये थोड़ा बहुत तो बचपन से होता है। आप देखेंगे स्कूल में बच्चे टीचर की अवज्ञा करने में, डिसोबीडियंस करने में केवल बहुत प्राइड फील करते हैं, स्कूल के नियम तोड़ने में प्राइड फील करते हैं। या तो हम उनको ठीक से समझा नहीं पाते हैं, या हमारी कल्चर में उसको लेके नेगेटिव सैंक्शंस ऐसी हैं नहीं कि उस पर शर्मिंदगी महसूस हो। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि बचपन से वो जो एक्कल्चरेशन का प्रोसेस है उसमें शर्मिंदगी का भाव आ जाता है।
बिना फिजिकल वायलेंस के, मतलब बच्चों को मारते नहीं है वो लोग, लेकिन तब भी वो फीलिंग डेवलप करने में हमसे ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 बातें, एक फ्यूडल माइंडसेट हमारे देश के कई राज्यों में ठीक ठाक है। फ्यूडल माइंडसेट का बेसिक मतलब है पावर की लस्ट, कि मेरे पास पावर है, और पावर मेरे पास होने का मतलब है कि कानून वही है जो मैंने कह दिया, मेरा वचन ही है शासन। तो कानून को मानना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये आते आते आता है। मैं ही कानून हूं, ये एक ईड या एनिमल इंस्टिंक्ट है जो सब में जन्म से है, और जो कल्चर्स इसको एप्रिशिएट करने लग जाती है वही और फैल जाता है। फिर वहां आपको बाहुबली बहुत सारे दिखेंगे। आपको अमेरिका में, फ्रांस में बाहुबली क्यों नजर नहीं आते इलेक्शंस में? क्योंकि वो इस फेज से निकल चुके हैं, वो भी रहे होंगे इस फेज में। आज से 100-200 साल पहले वहां भी ऐसा होता होगा, लेकिन अब वहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, शहरीकरण हो गया, लोग अवेयर हो गए, जेंडर इक्वालिटी बढ़ गई, धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होने लगती हैं। आपको बेंगलोर में शायद बाहुबली कल्चर नज़र नहीं आएगी, दिल्ली में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बहुत आसान नहीं है। छोटे शहरों में, गाँव में होगी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक्सपोजर वहाँ पढ़ाई लिखाई का, डेवलपमेंट का, जेंडर जस्टिस का उतना नहीं है। समय के साथ वो भी होगा, चेंज हो जाएगा। आज से 200-300 साल बाद हम लगभग वैसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे अभी अमेरिका और फ्रांस कर रहे हैं। 200-300 साल बाद नॉर्मल इतना तो लगना ही चाहिए, या थोड़ा कम मान लीजिए, और कितना। एक पीढ़ी में नहीं होता ये सब, इसमें कई पीढ़ियां लगती हैं इन चीज़ों में। हम अमेरिका से माइंडसेट और सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अमेरिका से 200 साल पीछे हैं। पीछे मैं नहीं कह रहा, अलग हैं। कुछ मामलों में पीछे कह सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं। कुछ मामलों में हम उनसे बेहतर हैं। जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे यहाँ उनसे कम नहीं है। नेचर को लेके जो हमारा रिस्पेक्ट का भाव है वो उन सबसे बहुत बेहतर हमारे पास है। लेकिन हाँ, सिविक सेंस जिसको आप मतलब कहना चाह रहे हैं, सिविक सेंस उन देशों में ज्यादा है। जैसे वहां पर लोग घूमेंगे लेकिन गंदगी फैलाते हुए दिखेंगे नहीं आपको आमतौर पे, वहाँ हॉर्न बजाते हुए नहीं देखेंगे आपको। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 10 दिन यूरोप या अमेरिका में रहेंगे, आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यहाँ अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे तो भी पीछे वाला हॉर्न बजाता रहेगा, जबकि उसको पता है कि आगे ट्रैफिक जाम है। ये सेंसिटिविटी है ही नहीं कि नॉइस पॉल्यूशन कोई चीज़ होती है, वहाँ है। यहाँ पॉल्यूशन कितना ही बढ़ जाए लोग बुरा नहीं मानेंगे। वहाँ पॉल्यूशन ज़रा सा बढ़े तो एक मूवमेंट हो जाएगा उसके खिलाफ। वहाँ ट्रैफिक जंप करने वाला कुछ किशोर उम्र के बच्चों को छोड़ दें अगर, तो आमतौर पे आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ वैसा भी नहीं दिखेगा। किस साइड चलना है, गाड़ी कब ले जाने, कहीं से कहीं आप घुमा देंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बुरे हैं। ये सब ट्रेंड्स वहाँ पर आज से 100 साल पहले रहे होंगे। जब पहली बार रेड लाइट्स लगी होंगी, पहली बार ट्रैफिक पुलिस आई होगी, तो लोगों ने खूब जंप किया होगा। धीरे धीरे 2-3 पीढ़ियों में पनिशमेंट से, स्कूलों में सिखाने से समझते गए होंगे। हर पीढ़ी और बेहतर हुई होगी। 3-4 पीढ़ी बाद नॉर्म बन गया होगा। नॉर्म बनने में टाइम लगता है। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर फॉर इंडिया? मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, हम अभी उसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा फियर ये है कि होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, साइंस को लेकर जिज्ञासा वो कम है। रिलीजियसनेस ज़्यादा हावी है, कास्ट ज़्यादा हावी है, नेशनलिज्म का भी जो इमोटिव वाला मामला है वो ज़्यादा हावी है। उसके पीछे जो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम आ रहे हैं। आज वो बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से आज की स्थिति में साइंटिफिक टेम्पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नहीं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली, रिचुअल्स वाली बढ़ रही है, ठीक ठाक बढ़ रही है। बट ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो रिलीजियसनेस, इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे लोग जो गांवों में, कस्बों में थे, जिनके पास बहुत कंटेंट नहीं था, उन्हें खराब कंटेंट परोसना शुरू कर दिया है। उन्हें ज़्यादा सुपरस्टिशियस, ज़्यादा अंधविश्वासी बनाना शुरू कर दिया है।
और यूट्यूब वगैरह पे अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से 5-7 ही हैं जो कायदे की बात कर रहे हैं, बाकी तो कोई गोबर खिला रहा है, कोई तरह तरह के अंधविश्वास फैला रहे हैं। अजीब किस्म की बात है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, दुख की बात है। उससे बड़े दुख की बात है कि हमारे देश और राज्यों की सरकारें इस पर कठोर कदम नहीं उठा रही हैं, जबकि साइंटिफिक टेम्पर संविधान में डीपीएसयू में लिखा हुआ है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है 51 में। सरकार भी कहती है, लेकिन एक शब्द में कहूं तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय, ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है, और किताब भी नहीं पढ़ी है, किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहां जहां धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पे चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ी होप क्या है? क्या अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हम इन सब प्रॉब्लम से शायद बहुत बेहतर तरीके से आगे निकल जाए? भारत की सोसाइटी का ना एक वो शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। शॉक एब्जॉर्बर्स हमारे अंदर बड़े मजबूत हैं हमारे कल्चर में। मीनिंग 5000 साल से हमें कभी ख़त्म नहीं हुए, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम संभाल लेते हैं, बड़े बड़े झटके झेल लेते हैं। तो हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ एक ट्रेंड हो, और कुछ समय का वो ट्रेंड खत्म हो, फिर से हम उस रास्ते पे देखें जो होना चाहिए। और ये भी है कि इस सब के साथ साथ कस्बों में भी, छोटे शहरों में भी, हर पेरेंट के मन में एक सपना है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आजकल हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पे जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक उधार लेके करना पड़े, मैं स्कूलिंग की बात विशेष रूप से कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही पढ़ाना है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। मैं प्राइवेट स्कूल को अच्छा नहीं कह रहा, बस अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात जो है, ये टेंडेंसी बताती है कि शायद आज से 2-3 पीढ़ियों बाद स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिसने अच्छे स्कूल से 12-13 साल पढ़ाई कर ली है, उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं होता, उसका ब्रेन वॉश करना आसान नहीं होता। ट्रू। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम। लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था। हाँ, करीब 2.5 साल मेरे ख्याल हो गए हमें बात करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Which city do you love? पॉल्यूशन हटा दे तो फिर दिल्ली, अदरवाइज मुंबई। क्यों? मुंबई नॉट बिकॉज ऑफ मुंबई बिकॉज व्हेन आई कम हियर आई कैन बी माई सेल्फ। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।